उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने परमेबिलिटी देखा, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। यदि किसी सॉइल में परमेबिलिटी है तो फ्लो ऑफ वाटर होगा, किसी सॉइल में परमेबिलिटी नहीं है तो फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। हम लोगों ने डार्सिस लॉ देखा, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने डार्सी लॉ एस्टिमेट करना भी देखा, सीपेज वेलोसिटी देखी, सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन देखा। अभी अपन यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलग अलग सॉइल में अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये टेबल एक बना सकते हैं आप। जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की, ठीक है, इन सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। आपके पास ग्रेवल हो सकता है, आपके पास सैंड हो सकता है, आपके पास सिल्ट हो सकता है, आपके पास क्ले हो सकता है। तो इन चार सॉइल्स में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमारे पास कितना कितना अप्रॉक्सीमेटली होता है उसकी टेबल बना लीजिए। जो ग्रेवल है उनके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा ही रहता है ना, लगभग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सैंड के अंदर 10⁻³ टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड देखने को मिल सकता है। सिल्ट में 10⁻⁻7 टू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड देखने को मिल सकता है। और क्ले में लेस देन 10⁻⁻7 देखने को मिल सकता है। यूट्यूब का स्क्रीन बता दो भैया एक बार। चलिए सेशन को ज़रा जल्दी से शेयर करके सभी के बीच में स्टार्ट कर दीजिए। वाह, क्या बात है, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। सही बात आपके दोस्त यार होंगे ना ऐसे क्लास वाले जो आप लोग गेट का एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग नहीं दे रहे होंगे, वो रास्ता देख रहे होंगे, बेटा रिजल्ट आने तब पता चलेगा, अभी तेज चल रहा है ज़्यादा। इवन आपके कॉलेज वाले भी, आप कॉलेज नहीं जाते ना, कुछ कुछ लोग यहाँ जाते हैं क्लास में, तो ऐसा फील करते होंगे कि अबे रुक जाओ गेट का रिजल्ट आने दो फिर पता लगेगा तुमको। तो जीत के बताओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, उसका मज़ा अलग है। चलो ये टेबल बन गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ऐप में क्लास क्यों कौन है अभी यहाँ पे? ऐप में क्लास शो नहीं हो रहा है, ऐसा कौन लिख रहा है? ये एक स्टूडेंट लिख रही है यहाँ पे यूट्यूब पे। हाँ मैं अकेले ही दिख रहा हूँ। चेक करो जरा जल्दी से फिर। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, टॉपिक का नाम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्या वो मैं पढ़ाना कंटिन्यू करूँ कि वेट करूँ? वेट करूँ 2 मिनट? हाँ करो जल्दी। क्या होता है? डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड द पोरोसिटी इज 0.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन? क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि के नॉट क्या होता है, के डिवाइड बाय पोरोसिटी, सो इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय 0.5 विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ के, ठीक है, या के को हम 1 मान लें तो 2 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। मुझे यहाँ पर बताओ, मान लो आपका जो लिक्विड लिमिट है, मान लो कि आपका जो लिक्विड लिमिट है वो है 65%, और जो प्लास्टिक लिमिट है वो है आपका 45%, और जो नेचुरल वाटर कंटेंट है मान लीजिए वो है 50%, ठीक है। मुझे बताइए व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉइल? स्टेट ऑफ सॉइल बताइए। स्टेट ऑफ सॉइल से मेरा मतलब, स्टेट ऑफ सॉइल से मेरा मतलब रहेगा कि वो सेमी सॉलिड में है, सॉलिड में है, प्लास्टिक में है या लिक्विड में है। आपका आंसर है प्लास्टिक में है, आपका आंसर है प्लास्टिक में है। प्लास्टिक में आपके सामने 2-4 ऑप्शन रख रहा हूँ, सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है, मीडियम स्टीफ है या स्टीफ है। कमेंट करके बताओ 4 ऑप्शन। इतना हीरो मत बनो, सॉल्व करो कैलकुलेटर से, निकालो। क्या निकालना पड़ेगा? ये स्टेट्स, ये कौन बताएगा? या तो ICIL
दोनों में से कोई से भी चीज निकाल लो, या तो आईसी निकाल लो या आईएल निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। बताओ। मीडियम स्टिफ चेक करो, आईसी का वैल्यू कितना आ रहा है एग्जैक्टली 0.75। सॉफ्ट है, मीडियम स्टिफ, सबका मीडियम स्टिफ आ रहा है। डेंसिटी इंडेक्स इक्वल टू एंड इट्स स्टेट ऑल्सो। सैंड के पार्टिकल्स को यदि स्फेरिकल एज्यूम कर लिया जाए, उसका वॉइड रेशो 0.55 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, और वो कौन से स्टेट में होगी। क्या हुआ, चालू हुआ क्या? हाँ, हो गया, स्टार्ट कर रहे हैं। आ गए बच्चे तो आ गए। कितना आ रहा है? हो गया ना, 64.28। स्टेट क्या होगा इसका? मीडियम होगा, क्योंकि 35 से 65 में क्या लिखा था हमने, मीडियम डेंस, 65 से 85 तक, और अब वो 85 वेरी डेंस। ठीक है, चलो तो ये तो टाइम पास कर रहे थे हम लोग, आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक। लो इधर कर दो कैमरा। यार ये तो वापस बता रहा है, क्यों कल्याण भैया, ये तो वापस वो बता रहा है नेटवर्क एरर। जो स्टूडेंट से जुड़ चुके हैं ऐप में, जरा एक बार कमेंट करो, आप लोग कमेंट कर पा रहे हो क्या ऐप में? चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। यदि ऐप वाले ऐप में नहीं जुड़ पा रहे हो किसी कारण से, तो यूट्यूब पर देख लीजिए, ऐप में मैं अपलोड करा दूंगा बाद में। स्टार्ट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कि काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सॉइल के अंदर। एक ही सॉइल के अंदर हमें अलग अलग वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मिल सकता है, यदि हम उस सॉइल में कुछ कुछ चेंजेस कर दे तो। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूं यदि उस सॉइल में मैं कुछ चेंजेस कर दूं तो। जैसे मैंने उस सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया तो वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कुछ और होगी। मैंने उस सॉइल में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला दिया तो उस टाइम पे कुछ और परमेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सी d10 स्क्वायर गामा w डिवाइड बाय म्यू ई क्यूब डिवाइड में 1 प्लस ई 1 डिवाइड में के एक्स इंटू स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू ए इंटू 1 बाय बी इंटू 1 बाय सी इंटू 1 बाय डी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले एक नंबर डाल रहा हूँ एलन हैजन इक्वेशन। एलन हैजन्स इक्वेशन, एलन हैजन इक्वेशन की यदि अपन यहाँ पर बात करें, एलन हैजन इक्वेशन की यदि अपन यहाँ पर बात करें, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d10 स्क्वायर के। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यार कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये d10 क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, जिसका मीनिंग क्या होता है कि यदि आपको जो सॉइल दिया गया है उसके अंदर 10% ऐसा मटेरियल है जो इस साइज से छोटा साइज रखता है। ठीक है, तो आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो पार्टिकल साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का उपयोग किया, so cd10 square, so this is what we can have the coefficient of permeability का इक्वेशन एज पर डार्सी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो, के तो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। d10 क्या है, ये है आपका इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है ना, आपके सॉइल का ग्रेन साइज। अब इसमें यदि हम यहां पर देखें तो मैं लिख रहा हूं इफ, यदि यहां पर आप लोगों को
यदि आपको यहां पर D10 जो है वो mm में दिया गया है, देखिएगा सभी लोग, यदि आपको D10 mm में दिया गया है तो आपको C का जो वैल्यू है वो कितना लेना है, 1 लेना होगा। द वैल्यू ऑफ C विल बी टेकन एज 1 यदि D10 आप mm में ले रहे हैं तो। और आपको K इसमें आंसर किस में मिलेगा, K जो मिलेगा वो आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर देखने को मिलेगा, ठीक, इस इक्वेशन में। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इफ यदि आपको D10 सेंटीमीटर में दे दिया है तो आपको C का वैल्यू 100 रखना होगा और K जो आपको आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही मिलेगा। तो ये दो बातें आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है, ये दो बातें आप यहां पर याद रखेंगे कि आपको गिवन डेटा किस बेसिस पर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप C का वैल्यू चूज करेंगे यहां पर कि C का वैल्यू 1 लिया जाए या 100 लिया जाए। आपका K हमेशा सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आपको मिलने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की मुंह की तरफ। आपका अगला इक्वेशन जो मुझे यहां पर नजर आ रहा है ना, अगला इक्वेशन जो हमें यहां पर नजर आ रहा है, इधर साइड लिखते हैं हम लोग, वो है नेक्स्ट इक्वेशन वी कैन हैव फॉर द डिस्कशन लॉरेंट्ज इक्वेशन। लॉरेंट्ज इक्वेशन, लॉरेंट्ज इक्वेशन की यदि अपन यहां पर बात करें, सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है log बेस 10 k इंटू स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू पोरोसिटी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज। तो यहां से आप देखिए, यहां से आप देख सकते हैं ये k क्या चीज है, ये k है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसमें अपन लिख देते हैं कि योर k इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ये जो ईटा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ईटा, दिस इज योर पोरोसिटी, पोरोसिटी। ए और बी जो देखने को मिल रहा है ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आपको दे दी जाएगी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बात आती है एस एस ए का। व्हाट इज एस एस ए, दिस इज योर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब यहां पर आप देखिए आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, के इनवर्स में आपको दिख रहा होगा। इफ आपको आपका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो के इनवर्स में दिख रहा होगा, ठीक है, आपने यदि के लिखा है तो उसके इनवर्स में आपको देखने को मिल रहा होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यहां से ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया इधर चले जाएगा तो इनवर्स में चला गया। सेम चीज आपको इस इक्वेशन में भी देखने को मिलेगी। ये देखो, ये के वो है कोफिशिएंट, एक शेप फैक्टर इसको बोलते हैं, कांस्टेंट इसको छोड़ो, वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के इनवर्स में देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ये बता रहा है यहां पर कि इफ, क्या बता रहा है, इफ यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या होगा, यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो के क्या हो जाएगा, कम, तो योर के विल बी कम। अब समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिएगा जो मैंने आपको पहली वाली इक्वेशन पढ़ाई, एलन हेजन इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन पढ़ी एलन हेजन इक्वेशन, इसमें हमने क्या देखा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज। मतलब यदि आपके पास पार्टिकल साइज बड़ा है तो के भी क्या रहेगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो अपन ने यहां पर लिखा इफ आपका D10 बोले तो पार्टिकल साइज ज्यादा है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। नाउ यू टेल मी, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पार्टिकल साइज बड़ा होता है या कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए? ऑफ कोर्स कोर्स ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज बड़ा है, इसलिए आपका के जो है वो किसमें ज्यादा मिलेगा, के किसमें ज्यादा मिलेगा, कोर्स ग्रेन सॉइल में। तो यदि अपन परमेबिलिटी को यहां पर बताएं तो परमेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्रेवल की, उसके बाद सैंड की, उसके बाद सिल्ट की, और सबसे कम हमें किसकी देखने को मिलेगी, क्ले की। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, क्ले, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड, और सबसे बड़ा ग्रेवल, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज भी बड़ा है और उनका परमेबिलिटी भी बड़ा होगा। यहां तक की ये बात क्लियर हो गई। अब सेम टाइप का डिस्कशन हम लोग इसमें देखते हैं लॉरेंट्ज इक्वेशन में। लॉरेंट्ज इक्वेशन में आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया से हमारा क्या लेना देना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मान लो एक मिनट के लिए, है ना, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मेरे पास 5 kg ग्रेवल है, ये देखो, ये 5 kg ग्रेवल, ये है आपके 5 kg ग्रेवल, ठीक, और मेरे पास मान लीजिए कि 5 kg सीमेंट है, ठीक, ये रहा आपका 5 kg सीमेंट, ये 5 kg सीमेंट, ये 5 kg एग्रीगेट्स, ठीक है। दोनों का वेट क्या है, सेम, लेकिन दोनों को जब मैंने स्प्रेड किया तो ज्यादा एरिया किसको रिक्वायर्ड है, तो इसका स्पेस सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से हमने क्या पॉइंट खींचा, हमने ये पॉइंट निकाला कि भैया जो भी पार्टिकल्स जितने छोटे साइज के होंगे, जो भी मटेरियल जितने छोटे साइज का पार्टिकल्स रखता होगा, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां पर एक बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, इफ आपका पार्टिकल साइज
ज्यादा होता है तो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या रहता है, कम। समझ में? और जिस चीज का पार्टिकल साइज ज्यादा रहता है, यहां से देखो, जिस चीज का पार्टिकल साइज ज्यादा रहता है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा, तो जब भी पार्टिकल साइज ज्यादा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम और परमेबिलिटी ज्यादा। तो आप देखो, इसलिए मैंने दोनों को इन्वर्स में लिखा है, के और स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और स्पेसिफिक सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स में है। यहां पर देखो, यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा तो के कम, या स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम तो के ज्यादा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ पार्टिकल साइज कम देन स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी मोर, एज अ रिजल्ट परमेबिलिटी विल बी लेस। तो पार्टिकल साइज बड़ा, परमेबिलिटी ज्यादा, पार्टिकल साइज कम, परमेबिलिटी कम। किस पर डिपेंड हो रही है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर। ठीक है, लिखिए जरा। हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ इधर लेके आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं थर्ड नंबर का इक्वेशन, जिसका नाम है कॉजिनी कर्मन्स इक्वेशन। कॉजिनी कर्मन्स इक्वेशन। कॉजिनी कर्मन इक्वेशन की यदि अपन यहाँ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉजिनी कर्मन इक्वेशन, यह कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी के इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय म्यू, ई क्यूब डिवाइड में 1 प्लस ई, 1 डिवाइड में के एक्स टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉजिनी कर्मन। अब देखते हैं इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या बताना चाहता है, किन किन फैक्टर्स पर आपकी परमिबिलिटी डिपेंड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, देखो एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, ये गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी किसका, फ्लूइड का, है ना। और हमारे पास फ्लूइड कौन सा फ्लो हो रहा है, वाटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये मैंने लिखी है प्रॉपर्टी फ्लूइड की, गामा डब्ल्यू बाय म्यू, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर फ्लूइड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा एक बात, है ना, एक जरूरी बात अपन ने यहाँ पर लिखी कि म्यू क्या है, म्यू है सर आपका डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी। अब यदि म्यू आपकी डायनामिक विस्कोसिटी तो आपको कैसे दिख रही है, के इनवर्स में दिख रहा है, ये म्यू जो है इनवर्स में देखने को मिल रहा है। सो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डायनामिक विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यदि आपने डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ाया तो आपका के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉइल है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉइल है, सेम टाइप का सॉइल एक बार मैंने और लिया, तो मेरे पास 2 बैग्स हैं, सेम टाइप का सॉइल दोनों में डाल रखा है मैंने, दोनों सॉइल का टेम्परेचर भी सेम है। एक में मैंने 1 ग्लास पानी डाला और दूसरे में मैंने 1 ग्लास ऑयल डाला, तेल ऑयल डाला, दोनों में से सबसे पहले कौन बाहर आ जाएगा, एक बैग है जिसमें पानी डाला, दूसरा बैग है जिसमें मैंने ऑयल डाला, दोनों से पहले बाहर कौन आ जाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर में विस्कोसिटी क्या मिलेगी हमें, कम। तो विस्कोसिटी यदि आपको मिलेगी कम तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, तो वो पानी तुरंत बहकर बाहर आ जाएगा। अब एक बात, दूसरी बात देखिएगा, मैं बोल रहा हूं एक सॉइल है मेरे पास, एक सॉइल है और सेम टाइप का सॉइल एक और है, दोनों में मैंने पानी डाला, एक में मैंने डाला ठंडा पानी, दूसरे में डाला मैंने गर्म पानी, कौन पहले बाहर आ जाएगा, कौन सा क्यों, गर्म पानी पहले बाहर आ जाएगा, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा तो विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी कम तो परमेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज कर दें, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी विस्कोसिटी हो जाती है रिड्यूस, एज अ रिजल्ट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप विस्कोसिटी के इफेक्ट को यहाँ पर बता सकते हैं। तीसरी बात सुनिएगा, मान लीजिए, देखिएगा इधर, मान लीजिए मान लीजिए कि आपकी डायनामिक विस्कोसिटी थी 50, ठीक, आपकी डायनामिक विस्कोसिटी थी 50, तो उस टाइम पे आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी थी वो थी 200। जब आपकी डायनामिक विस्कोसिटी थी 50 तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी थी, 200। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी डायनामिक विस्कोसिटी मैंने कर दी 100, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, क्या बोल रहा हूं मैं, डायनामिक विस्कोसिटी थी 50 तो उस टाइम पे के था 200, अब डायनामिक विस्कोसिटी मैंने कर दी डबल, तो के क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स, इसको 50% बढ़ाओगे तो इसको 50% कम करना पड़ेगा, सो योर आंसर विल बिकम 100। तो के विल बिकम 100 इफ म्यू बिकम्स 100। समझ में आ रही बात। तो यदि इसको आपने डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा, या इसको यदि आपने हाफ किया तो फिर ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स में बैठे हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई हमको, अब समझने की कोशिश करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ई। आपको समझने की कोशिश करिएगा ई को, ई क्या है आपका, वॉइड रेशियो। ई बढ़ाने पर के बढ़ेगा या घटेगा,
भाई ई बढ़ाने पर के बढ़ेगा या घटेगा? सो इफ ई इज मोर द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी विल बी, अब समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इफ ई इज मोर द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी विल बी मोर। ई कौन सी सॉइल में ज्यादा होता है आपके हिसाब से, फाइन ग्रेन सॉइल में या कोर्स ग्रेन सॉइल में? ई किस में ज्यादा रहेगा, फाइन ग्रेन सॉइल में या कोर्स ग्रेन सॉइल में? हाँ, क्योंकि कल ही देखे थे हम लोग द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज मोर इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। अब द वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो डेफिनेटली वॉइड रेशो भी ज्यादा रहेगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशो जो होता है वो ज्यादा होता है। तो फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशो है ज्यादा, तो उसकी परमेबिलिटी भी क्या होना चाहिए, कहां से ज्यादा होती है, उसकी तो कम होती है फाइन ग्रेन सॉइल की। मैं कंपेयर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू कोर्स ग्रेन सॉइल। हम ये कंपेयर किससे कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल से, कि भाई जो आपका वॉइड रेशो है वो यदि ज्यादा रहता है तो परमेबिलिटी ज्यादा होती है, मान लिया। चलो भाई आप कंपेयर करके बताओ, आपके पास है एक फाइन ग्रेन सॉइल और आपके पास है एक कोर्स ग्रेन सॉइल, इसका जो वॉइड रेशो है वो होता है ज्यादा, इसका जो वॉइड रेशो है वो होता है कम। परमेबिलिटी इस रूल के हिसाब से इसकी होना चाहिए थी ज्यादा और इसकी होना चाहिए थी कम, लेकिन ये गलत है, ऐसा होता नहीं है। परमेबिलिटी होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की ज्यादा और फाइन ग्रेन सॉइल की कम। तो क्या ये रूल गलत है या ये गलत है? दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जो हम चीज सोच रहे हैं वो गलत है एक्चुअली। मैं जो चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर वो चीज एक्चुअली गलत है, या आप लोग जो सोच रहे हैं वो चीज गलत है। ये जो एक्सप्रेशन मैं यहां पर बता रहा हूं कि इज मोर के इज मोर, ये आप दो सेम टाइप की सॉइल में कंपेयर करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं, दो अलग प्रकार की सॉइल में कंपेयर करने के लिए डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यहां पर फाइन ग्रेन सॉइल अलग प्रकार की सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल अलग प्रकार की सॉइल है। गेटिंग माय पॉइंट? दो अलग अलग प्रकार की सॉइल है, आप इन दो अलग अलग प्रकार की सॉइल को कंपेयर नहीं कर सकते इस इक्वेशन के आधार पर। तो सर फिर दो सेम प्रकार की सॉइल को कैसे कंपेयर करें? अब देखिए, मान लो आपके पास कोई एक सॉइल है, चाहे वो फाइन ग्रेन हो चाहे वो कोर्स ग्रेन हो। बिफोर कंपैक्शन उसका वॉइड रेशो 0.6 था, बिफोर कंपैक्शन। तो परमेबिलिटी मान लो 1 मिनट के लिए 100 थी। आफ्टर कंपैक्शन वॉइड रेशो, हमने उसको बहुत मारा, आफ्टर कंपैक्शन वॉइड रेशो मान लो 0.4 हो गया, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो ये परमेबिलिटी 70 हो गई। तो ये मैंने किसमें डिस्कस किया, सेम सॉइल में। क्या आप उस सेम सॉइल का वॉइड रेशो कम कर दो तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे सेम लिखा है ना, इनवर्स थोड़ी ना है। तो यदि वो सॉइल को लूज कर दो तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दो तो परमेबिलिटी घट जाएगी। तो ये जो रूल यहां पर है इस एक्सप्रेशन में, ये रूल दो अलग अलग सॉइल को कंपेयर करने के लिए नहीं है, ये सेम सॉइल को कंपेयर करने के लिए है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपसे यही कि घुमा देते हैं, सर ये ऐसा है बताओ। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो बता चुके अपन स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में। ऐसे क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इफ आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा रहता है तो परमेबिलिटी क्या रहेगी, कम, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स में आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टी। टी क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, होता है टॉर्टियोसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्टियोसिटी? तो पहले तो अपन देखते हैं कि इफ टॉर्टियोसिटी यदि ज्यादा तो के क्या हो जाएगा आपका, कम। यदि ये टॉर्टियोसिटी ज्यादा हुई, टी का वैल्यू ज्यादा हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। मतलब दोनों क्या है, इनवर्स में है। सो इफ टॉर्टियोसिटी इज मोर के विल बी लेस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे पास के कम आ जाता है टॉर्टियोसिटी ज्यादा होने पर। अब समझना टॉर्टियोसिटी का मतलब क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक सॉइल का सैंपल है ना, इस तरीके से। ये इसके वॉइड्स है, ये इसके वॉइड्स है, ठीक है, ये इसके वॉइड्स हैं। और एक दूसरा सॉइल है, ये उसके वॉइड्स हैं, ठीक। अब जब आप पानी डालते हैं, जब आप पानी डाल रहे हैं यहां से, तो वाटर तुरंत यहां से क्या आ गया, बाहर हो गया। जब वाटर स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है इसको बोलते हैं लेस टॉर्टियस। इसको क्या बोलेंगे, लेस टॉर्टियस। और जब वाटर जिगजैग पाथ कवर कर रहा है इस तरीके से, ज्यादा मोड़ है अपने पाथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली टॉर्टियस। तो देखो पानी को बहुत लंबा रास्ता कवर करना पड़ रहा है बाहर निकलने में, तो यह है आपका हाईली टॉर्टियस। तो टॉर्टियोसिटी की मीनिंग समझ में आ गई कि व्हाट इज टॉर्टियस, व्हाट इज टॉर्टियोसिटी, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं इफ, यहां पर अपन देखते हैं कि इफ आपका पार्टिकल साइज कम होता है, यदि आपका पार्टिकल साइज कम रहता है तो टॉर्टियोसिटी ज्यादा होगी या कम? इफ पार्टिकल साइज कम है तो वॉइड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पानी को तो रास्ता ढूंढना पड़ता है और बाहर निकलता है फिर पानी। तो इफ द पार्टिकल साइज इज लेस देन योर टॉर्टियोसिटी विल बी मोर, देन टॉर्टियोसिटी विल बी मोर।
tortuosity will be more. If the tortuosity will be more, then your permeability will be less. तो देखो यहाँ पर फाइन ग्रेन सॉइल का ये एग्जांपल था। तो फाइन ग्रेन सॉइल में फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली टॉर्टियस, तो परमेबिलिटी जो रहेगी उसकी कम रहेगी। कोर्स ग्रेन सॉइल का ये एग्जांपल था जिसमें वो लेस टॉर्टियस है, तो परमेबिलिटी इसकी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर नोट बनाकर लिख सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल इज more tortuous as compared to coarse grain soil, as compared to coarse grain soil, as compared to coarse grain soil. हुआ? यूट्यूब दिखा देना भैया एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जो मैंने मेन इक्वेशन लिखाई थी स्टार्टिंग में, एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन लिखाया था, है ना? उस इक्वेशन में यदि आप देखिए, एक बड़ा सा इक्वेशन लिखाया था, उसमें ये तीन इक्वेशन मर्ज थी, एलन हेजन, लॉरेंस और फिर आपकी कॉज़नी-कर्मन। उसके बाद एबीसीडी करके लिखा हुआ है, ठीक है? वो एबीसीडी क्या है? वो एबीसीडी मैंने अपने मन से लिखा है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इक्वेशन, ठीक है? जस्ट टू इंडिकेट कि भैया ए बढ़ेगा तो के भी, ए बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, बी सी डी बढ़ेंगे तो के घटेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसीडी? तो ए जो है वो है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ए क्या है आपका? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ता है, इफ आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ता है, तो आपका के भी क्या देखने को मिल रहा है? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है सर? यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है तो के ज्यादा क्यों है? तो समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉइल है जिसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम है, ठीक? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वॉइड्स में एयर भरा हुआ है और कम वॉइड्स होंगे जिनके अंदर पानी है, तभी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम रहेगा। तो मेरे पास एक सॉइल है जिसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स एयर से भरे हुए हैं, कुछ वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। अब इस सॉइल में मैंने यहां से पानी दिया, ये सॉइल था, मैंने यहां से पानी दिया, ये पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है इस सॉइल में से। क्यों? क्योंकि जिन वॉइड्स में एयर भरा हुआ है, ये एयर ब्लॉकेज की तरह काम करेगा इस आने वाले पानी के लिए। अब कोई चीज ब्लॉकेज की तरह काम कर रही है तो ये पानी को अपने में से फ्लो नहीं होने देगा। इस कारण से जिस भी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम रहता है, वो सॉइल के अंदर एयर ब्लॉकेज की तरह काम करती है, तो एज अ रिजल्ट वाटर फ्लो नहीं हो पाता, तो परमेबिलिटी कम रहती है उन सॉइल्स में। एक बात। अब मैं बोलूं एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुल है, मतलब ज्यादा है। अब नया पानी आया जो फ्लो होना चाहता है सॉइल की बॉडी में से, ये नए पानी ने क्या किया? जो वॉइड्स के अंदर पानी भरा हुआ था उसको धक्का दिया, फ्लो चालू हो गया, वाटर इज फ्लोइंग। तो जो पानी है वो पानी के लिए ब्लॉकेज की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन एयर जो है वो पानी के लिए ब्लॉकेज की तरह काम करेगी। तो इसलिए यदि आपकी सॉइल में एयर मौजूद है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द परमेबिलिटी विल डिक्रीज। सो लोअर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, लोअर द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी, हायर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हायर द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। एक बात। दूसरी बात, बी यहां पर क्या है? बी है एंट्रेप्ड गैसेस। एंट्रेप्ड गैसेस, जैसे कि आपको बता रहा है कि वहां पर बी मैंने क्या लिखा है? इनवर्स में लिखा है। यदि बी ज्यादा है तो के आपका क्या होगा? कम होगा। एंट्रेप्ड गैसेस आ जाने से, मतलब गैसेस आ जाने से परमेबिलिटी कैसे रिड्यूस हो गई? वही बात, गैसेस क्या है? हवा है। तो यदि वो वॉइड्स में मौजूद है तो आपके पानी के लिए किस तरह काम करेगी? ब्लॉकेज की तरह। जब ब्लॉकेज की तरह काम करेगी तो पानी को फ्लो ही नहीं होने देगी अपनी बॉडी में से, सॉइल की बॉडी में से, तो फिर वहां पर परमेबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस। तो हायर द एंट्रेप्ड गैसेस, लोअर द परमेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर सी क्या है? सी है यहां पर आपका इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज, गंदगी। क्या दिख रहा है? सी ज्यादा रहेगा तो परमेबिलिटी क्या होगी? कम। इनवर्स में दिख रही है चीजें आपको? इंप्योरिटीज किसमें हो सकता है? वो पानी में रहे, हो सकता है आपके सॉइल में रहे, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। मान लो पानी में इंप्योरिटीज आ रहा है, कुछ सॉलिड्स आ रहे हैं उसके थ्रू, पानी में जो फ्लो क्या आ रहा है, डस्ट आ रही है। अब पानी फ्लो किससे हो रहा है? वॉइड्स से। तो पानी तो फ्लो हो गया, लेकिन जो इंप्योरिटीज मौजूद थी वो फंस गई सॉइल में। अब सॉइल में फंस गई तो किस जगह फंसी होगी? वॉइड्स के अंदर फंसी होगी। तो जो पानी आया था पहली बार में वो तो निकल गया, अब लाओ नया पानी, वो फ्लो हो पाएगा क्या? क्योंकि वॉइड्स तो किससे भर चुके हैं? इंप्योरिटीज से। जगह ही नहीं बची तो कहां से फ्लो होगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो इफेक्टिव स्पेस जो है, जो इफेक्टिव स्पेस है फ्लो होने के लिए, वही नहीं बचा तो पानी फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो इंप्योरिटीज के कारण आपकी परमेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, डी, एडसॉर्ब्ड वाटर। एडसॉर्ब्ड वाटर, एडसॉर्ब्ड वाटर ज्यादा होने पर क्या देखने को मिलेगा? डी इज मोर देन के विल बी लेस। अब यदि एडसॉर्ब्ड वाटर ज्यादा हो गया तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? समझने की कोशिश करिएगा। मान लो ये एक सॉलिड है, ठीक? मान लो ये एक और सॉलिड है, ये एक और सॉलिड है। अब एडसॉर्ब्ड वाटर क्या होता है?
जो सॉइल सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड कर रखा होता है। वॉइड्स में मौजूद वाला पानी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जो सॉलिड की सरफेस पर मौजूद होता है। तो ये सॉलिड की सरफेस पर मौजूद है, ठीक है, पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ठीक है, दोनों सॉलिड की सरफेस पर पानी मौजूद है। अभी इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस दिख रहा है आपको, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दिख रहा है, वॉइड दिख रहा है, तो पानी आसानी से फ्लो हो सकता है। देखो दिख रहा है जगह, स्पेस अवेलेबल है, दो पार्टिकल्स के बीच में पानी फ्लो हो रहा है। ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने एड्सॉर्ब्ड वाटर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब्ड वाटर है, बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब्ड वाटर है, क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्ब्ड वाटर इज मोर। क्या इफेक्टिव स्पेस बचा क्या? हालांकि इतना ओवरलैप नहीं करेगा, ज्यादा ही बना दिया हूं। अब बताओ दोनों के बीच का कोई स्पेस बचा क्या? बहुत कम स्पेस बचा है। सो द इफेक्टिव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब दो पार्टिकल्स के बीच का इफेक्टिव स्पेस ही कम हो गया, तो उसमें से बहने वाले पानी की मात्रा भी कम हो गई, मतलब कहने का मतलब कि उसकी परमेबिलिटी क्या हो गई है? रिड्यूस। तो यहां पर जब एड्सॉर्ब्ड वाटर बढ़ जाता है तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। ये मैंने आपको एकदम जनरलाइज करके समझाने की कोशिश करी है, हालांकि सिर्फ इतना सा पिक्चर नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर। कभी टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा, हालांकि आपका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है उस टॉपिक से, लेकिन फिर भी डिफ्यूज्ड डबल लेयर, ठीक है, द कंसेप्ट बिहाइंड दिस पिक्चर इज डिफ्यूज्ड डबल लेयर। हर एक पार्टिकल, सॉइल का हर एक पार्टिकल के चारों तरफ एक डबल लेयर मौजूद होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड डबल लेयर। वही आपके सॉइल में परमेबिलिटी को कंट्रोल करती है, वही आपके सॉइल के पीएच को कंट्रोल करती है, वही आपके सॉइल के स्वेलिंग और श्रिंकेज को कंट्रोल करती है, वही आपके सॉइल के अंदर होने वाले डिफरेंट वॉल्यूम चेंजेस को कंट्रोल करती है, वही आपके सॉइल में पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है डिफ्यूज डबल लेयर। कभी मौका मिला, समय रहा तो मैं आपको बिल्कुल वो टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं एड्सॉर्ब्ड वाटर पर आपका परमेबिलिटी डिपेंड हो रहा है, एड्सॉर्ब्ड वाटर इज मोर, के विल बी लेस, ठीक है। एक बात लिखिए जरा, तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, परमेबिलिटी को समझने के लिए, परमेबिलिटी के नॉलेज को गेन करने के लिए, समझने के लिए, क्या आपको वाटर कंटेंट का नॉलेज होना जरूरी है क्या? Question is, to understand the picture of permeability, do you need to have the knowledge of water content? हाँ हाँ या ना? हाँ, क्यों, किसे? यहां तो कहीं पे भी मैंने वाटर कंटेंट लिखा ही नहीं पूरी इक्वेशन में। इंशा जन आप पूछ रहे हैं कि सर एड्सॉर्ब्ड वाटर भी तो वाटर है, वो हेल्प क्यों नहीं करेगा फ्लो करने में? भाई वो एड्सॉर्ब्ड वाटर को ना सॉलिड ने पकड़ रखा है, वो फ्लो नहीं होता है। जो पोर वाटर होता है ना, जो वॉइड्स के बीच में से फ्लो होता है, वही परमेबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये एड्सॉर्ब्ड वाटर को तो सॉलिड ने पकड़ के रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं ये पार्टिकल्स, तो ये वाटर के हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड को खींच के रखते हैं और डबल लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं कि भाई ये पानी ही फ्लो हो जाएगा, ये थोड़ी ना फ्लो होगा भाई, इसको तो पार्टिकल ने पकड़ के रखा हुआ है। पार्टिकल कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, सरफेस, तो ये वाटर के हाइड्रोजन प्लस को पकड़ के रखते हैं, समझ रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, मेन मुद्दे पर आओ, नॉलेज होना जरूरी है नहीं? इंजीनियरिंग सर्विसेज का 1 मार्क का क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉलेज होना जरूरी है, तो वहां पर तो कहीं पे फैक्टर में लिखा ही नहीं है। सेचुरेशन, कोई बोला सेचुरेशन? भाई ES इक्वल टू क्या होता है? ES इक्वल टू WG, वाटर कंटेंट इज मोर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी मोर। If the degree of saturation is more, the permeability will be more. So to understand the picture of permeability, you need to have the knowledge of water content also. ठीक है, तो 1 मार्क का ये क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सीधा स्टेटमेंट था, आपको पहचाना था हाँ या ना करके कि भैया परमेबिलिटी का नॉलेज गेन करने के लिए क्या आपको वाटर कंटेंट का नॉलेज भी होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो इतना पूरा जल्दी से। तो अब नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखेंगे सभी लोग, लास्ट में यहाँ तक पूरा लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहीं पर, नोट करके खुद ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं नोटिस किया हूँ एक बात, मतलब आज नहीं नोटिस किया हूँ, पिछले 5 साल में मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ कि आप वही चीज़ें लिखते हैं जो बोर्ड पर लिखी होती है। इसलिए मैं देखना, मैं 99% चीज़ें खुद बोर्ड पर लिखता हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी हो या कुछ भी हो, कुछ भी हर चीज़ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ 99% केसेस में। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर मैं डिक्टेट करता हूँ, क्योंकि ये सीधा एक्सपीरियंस है मेरा, और एक्सपीरियंस इसलिए भी हो गया क्योंकि पहले मैं साउथ में पढ़ाता था, तो उनके प्रोनाउंसिएशन और मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे भेदभाव होता था। मैं नोट लिखता हूँ, वो नोटा बोलते थे इसको, वो नोटा बोलते थे, तो फिर मैंने काम किया कि हर चीज़ मैं बोर्ड पर ही लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं हर चीज़ बोर्ड पर लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एनीवे, नोट करेंगे अपनी कॉपी में कि टू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ परमेबिलिटी, टू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ परमेबिलिटी, to understand the picture of permeability, to understand the picture of permeability, the knowledge of water content is required. The knowledge of water content
is also required because degree of saturation is based on the degree of saturation is based on the water content, is based on the water content, water content. लिखिए जरा. So this is what we have the factors affecting the coefficient of permeability. लिखा सभी ने? चलिए. वर्कबुक ओपन करेंगे, वर्कबुक ओपन करेंगे सभी लोग. मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग हमारे कंसेप्ट पूरी तरह से रेडी करेंगे. वर्कबुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. चलिए इधर बता देना भैया, कैमरा स्लो मोशन में बताते हुए इधर ले आइएगा. ये तो फास्ट हो गया. एनीवे, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर वर्कबुक, गेट 2007 आईआईटी कानपुर का. तो मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि सभी यूट्यूब वाले बच्चे भी समझ जाएंगे. एक बार यूट्यूब की स्क्रीन दिखा देना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो सभी लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे. भाई बता दो वर्कबुक कहाँ मिलेगी? भाई नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन यहाँ पे बना दे रहा हूँ बोर्ड पर. मैं क्वेश्चन ये बनाऊंगा तो सही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है. तो आपके पास पीवाई की बुक होगी, होना ही चाहिए आप सभी के पास यदि आप गेट एस्पिरेंट है तो उससे आप समझ जाएंगे कि हमको ये वाला क्वेश्चन करना है सॉल्व. सभी लोग सफाई से पहले तो अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लेना, फिर अपन देखते हैं अपन उसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में कौन है भाई, चलती क्लास में फोन लगा रहा है. हेलो हेलो. चलिए बन गया सबका. वो तो उसमें भी तो दिया है ना, उसमें से क्यों नहीं बना रहे हो? ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. चलिए क्वेश्चन सबको मिल गया, बनाना चालू किया सभी ने, बन चुका है. आइए उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये कोई सॉइल सैंपल है, के परमेबिलिटी है, ये वो तामझाम. हमें निकालना है आर पॉइंट पर टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड. मैंने कहा चलो अपन यहाँ पर निकालते हैं. अब आर पॉइंट जो है, ये रहा आपका आर पॉइंट. ये जो आर पॉइंट है ये आपके सॉइल में इंटरमीडिएट लेवल पे दिया गया है ना, कोई मिडिल में दिया गया है, कहीं पर दे रखा है. तो कैसे हम इसको निकालें? मैंने कहा ठीक है अपन इसको निकाल सकते हैं. पहले मैं स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा सा.
चलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मुझे निकालना है पॉइंट आर पर टोटल हेड, एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड। मैंने यहाँ पर ये, अच्छा सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात सभी लोग हेलो प्लीज इधर बताओ कि वाटर जो है वो किधर से किधर फ्लो हो रहा है। क्या वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है या फिर वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है? ऑप्शन ए वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है या ऑप्शन बी वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है? ए, क्योंकि वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हाई हेड से लो हेड की तरफ। हाई हेड आपको यहां पर दिख रहा है, तो पानी जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आपके फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये वाला, यहां से सॉइल स्टार्ट हो रही है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर सॉइल खत्म हो रही है, सो दिस इज द एंडिंग पॉइंट। लेट मी कंसीडर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। ठीक, तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। मुझे पॉइंट आर पर निकालना है टोटल हेड, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड। वो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर निकालने में इंटरेस्टेड हूं, उसके बाद जाके हम कोई भी मिडल या इंटरमीडिएट पॉइंट पर निकाल पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट ए पर निकालना चाहा टोटल हेड। ठीक है, टोटल हेड हम कहां निकालना चाहते हैं? टोटल हेड हम पॉइंट ए पर निकालना चाहते हैं। दैट विल बी इक्वल टू किसका किसका सम होगा? प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड। वेलोसिटी हेड को हम यहां पर क्या कर देंगे? इग्नोर। अब देखो प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कितना होगा? प्रेशर हेड क्या होता है कि आप जिस भी लेवल पर प्रेशर हेड निकालना चाहते हैं, जैसे अपन यहां पर निकालना चाहते हैं, तो वहां पर पीजोमीटर लगाओ, वाटर वहां से कितना राइज कर रहा है उसकी हाइट ही आपको क्या मिलेगी? प्रेशर हेड मिलेगी। मैंने कहा ठीक है भैया, तो यहां पर पीजोमीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, जिससे वाटर का लेवल कितना दिख रहा है ऊपर आपको? 0.4 मीटर। आप जिस भी पॉइंट पर प्रेशर हेड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर आप प्रेशर मीटर बोले तो पीजोमीटर लगाइए, वाटर का हाइट देखिए, उस पॉइंट के ऊपर पानी कितना है वही उसका प्रेशर हेड बनेगा। तो इस पॉइंट पर हमने यदि पीजोमीटर लगाया तो वाटर यहीं तक पूरा राइज करेगा। क्यों भाई? ये देखो, ये देखो, यहां पर हमने पीजोमीटर घुसाया तो हमने देखा कि वाटर पूरा की पूरा इसी लेवल तक राइज कर गया। क्यों सर पूरा की पूरा इस लेवल तक क्यों राइज कर गया? ये पूरा की पूरा इस लेवल तक क्यों राइज कर गया सर? ये क्योंकि अभी फ्लो हुआ ही नहीं है ना। अरे पॉइंट ए तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो फ्लो हुआ ही नहीं है। जब फ्लो हुआ ही नहीं है तो वाटर में तो पूरी फुल एनर्जी मौजूद रहेगी, कोई लॉस थोड़ी ना हो जाएगा। तो वाटर पूरी की पूरी इस हाइट तक राइज कर जाएगा जिस हाइट पर हमने इनिशियल वाटर लेवल बना रखा था। तो अभी कोई लॉस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास प्रेशर हेड कितना आ चुका है? 0.4 मीटर आ चुका है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, 0.4 मीटर प्लस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड का मतलब होता है किसी भी डेटम से आपका वो पॉइंट जहां पर आप निकालना चाहते हैं टोटल हेड, वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर हमें डेटम कहां एज्यूम करना है? तो देखो समझने की कोशिश करना। यदि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में यदि डेटम मेंशन है तो आप फिर उसी डेटम को कंसीडर करो। यदि क्वेश्चन में डेटम आपको नहीं मेंशन किया गया है, इन दैट केस आप डेटम कहां मानेंगे? टेल वाटर पे। कहां मानेंगे? टेल वाटर पे। टेल वाटर किसको बोलते हैं? ये लोअर वाला, डाउन स्ट्रीम वाला। तो ये जो लोअर वाटर लेवल होता है इसी को हम यहां पर क्या मान रहे हैं? टेल वाटर। और इसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज योर टेल वाटर, और इसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं? डेटम भी बोलेंगे, डेटम। अब बताओ इस डेटम लाइन से पॉइंट 8 कितना ऊपर दिख रहा है आपको? 0.8। तो यहां पर मैंने लिख दिया 0.8। सो फाइनली यू हैव द टोटल हेड एट ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.2 मीटर। बात खत्म। ठीक है, अब पॉइंट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लो, वहां पर हमने टोटल हेड निकाल लिया। अब हम इंटरेस्टेड है टोटल हेड निकालने के लिए कहां पर? एंडिंग पॉइंट पर, बोले तो पॉइंट बी पर। दैट विल बी द सम ऑफ प्रेशर हेड एट बी प्लस एलिवेशन हेड एट बी, एलिवेशन हेड एट बी। तो मैंने कहा ठीक है निकालिए टोटल हेड एट बी। चलो टोटल हेड एट बी निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ प्रेशर हेड एट बी कितना है? पॉइंट बी पर प्रेशर हेड कितना है? हाँ, अरे जिस भी पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड निकालना है उस पॉइंट पे क्या कर देंगे? पीजोमीटर लगा देंगे। ये लगा हुआ दिख रहा है पीजोमीटर? अरे लगा तो है पीजोमीटर। हाँ, तो ये पीजोमीटर घुसाया होगा, वाटर कितना राइज किया? बी पॉइंट से 0.4 तक। तो प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 आ गई। प्लस भाई दिख रहा है ना सभी को, ये बी पॉइंट पे पीजोमीटर लगाया तो बी पॉइंट से कितना वाटर राइज कर गया? 0.4 मीटर हाइट तक राइज कर गया। सो प्रेशर हेड आ गया 0.4। प्लीज टेल मी व्हाट इज द एलिवेशन हेड? एलिवेशन हेड हाँ माइनस का, क्योंकि ये हमारा डेटम लाइन था, डेटम लाइन से हम नीचे हैं। तो जब आप डेटम लाइन के ऊपर रहते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, डेटम लाइन के नीचे रहते हैं तो नेगेटिव वैल्यू। सो द एलिवेशन हेड वी हैव माइनस का 0.4। तो आपके पास टोटल हेड एट बी कितना आ जाएगा? 0। तो आप समझ रहे हैं यहां पर डेटम जो आपने टेल वाटर पे लिया था उसका फायदा यह मिलता है आपको कि आपका टोटल हेड उस पॉइंट पर 0 आ जाता है। मेरा स्टेटमेंट को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि डेटम को टेल वाटर पर लेने का फायदा यह मिलता है कि आपका टोटल हेड एंडिंग वाले पॉइंट पर 0 आ जाएगा हर केस में। लेकिन यदि आप डेटम टेल वाटर पर न लेते हुए कोई भी दूसरी जगह पर लेंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ टोटल हेड देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमें टोटल हेड की वैल्यू 0 मिल जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मान लो 1 मिनट के लिए सभी लोग, हेलो 1 मिनट के लिए मान लो कि क्वेश्चन में आपको डेटम यहां कहीं पर मेंशन होता,
तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आप इसी को डेटम एज्यूम करते हैं, फिर वो ये वाला कंसेप्ट आप नहीं लगाते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में डेटम मेंशन नहीं है तो उस केस में आप डेटम कहां पर लेकर चलेंगे, टेल वाटर लेवल पर ही लेकर चलेंगे। तो ठीक है, मान लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल हेड बी पर आ चुका है 0। मैंने कहा यहां पर आपके पास हेड डिफरेंस कितना हो गया, वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई हेड से लो हेड की तरफ। तो वाटर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो होते हुए आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ए पर ज्यादा एनर्जी है, बी पर कम एनर्जी है। तो हमने देखा दोनों पॉइंट्स के बीच का हेड डिफरेंस कितना है, निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी। तो हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया, 1.2 माइनस 0, सो वी हैव द हेड लॉस इक्वल टू 1.2 मीटर। सभी का आ रहा है ऐसा, सो वी हैव द टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू दिस वन 1.2 मीटर। अच्छा, ये 1.2 मीटर डायरेक्टली आपको फिगर में भी देखने को मिल जाएगा। दो वाटर लेवल के बीच का डिफरेंस ये आपको डायरेक्टली यहां भी देखने को मिल जाएगा। आप देखिए, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है, दोनों वाटर लेवल के बीच का आप डिफरेंस देख लीजिए, दिस विल बी योर टोटल हेड लॉस। डेल्टा एच कितना दिख रहा है आपको, 0.8 प्लस 0.4, इट विल बिकम 1.2 मीटर। सो आपको टोटल हेड लॉस यहां पर भी देखने को मिल रहा है 1.2 मीटर। तो आप चाहें तो इक्वेशन से निकालिए, आप चाहें तो डायरेक्टली फिगर को भी देखकर निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे तो हमें इक्वेशन से ही निकालना होगा। चलिए भाई साहब, अब आपके पास ए पर एनर्जी कितनी है पता लग गया, आपके पास बी पर एनर्जी कितना है पता लग गया। क्या इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट मौजूद है आर, यहां पे पता लगा सकते हैं क्या, पता लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है, हर एक पॉइंट पे इक्वल लॉस हो रहा है। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर चलने पर 2 मीटर का लॉस हो रहा है, तो अगले 5 मीटर चलने पर फिर मेरे पास 10 मीटर का ही लॉस होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो रेट ऑफ लॉस जो है दैट विल बी सेम। तो देखो, हमें पॉइंट आर पर टोटल हेड निकालना है। यहां पर मैंने लिखा कि एस्टिमेट टोटल हेड एट आर। हम इसमें इंटरेस्टेड है टोटल हेड एट आर को एस्टिमेट करने के लिए। कैसे निकाल रहे हैं, समझने की कोशिश करना। मान लो, सुनना सभी लोग, हेलो प्लीज, मान लो कि आपका पॉइंट ए था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट सॉइल का पॉइंट ए था, यहां पर एनर्जी कितनी है अपने पास, टोटल हेड 1.2 मीटर, ये लिख दिया मैंने 1.2 मीटर। ये आपका पॉइंट बी, यहां पर एनर्जी कितना अपने पास, 0, ये लिख दिया मैंने 0। कनेक्ट कर दूं इनको, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, खत्म बात। अब ए से बी तक मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की ए से बी तक चलने में, तो ए से लेकर बी तक आने में मैंने 0.8 और 0.4 टोटल 1.2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 1.2 मीटर। तो किस रेट से ये लाइन गिर रही है वो रेट निकाल सकते हैं क्या, उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं वास्तव में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अरे कल ही तो पढ़े थे, दिस इज द हेड लॉस वास्तव में, दिस 1.2 मीटर इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल हेड लॉस। किस रेट से गिर रहा है, 1 मीटर के रेट से। तो अपने यहां पर निकाला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई कितना आ जाएगा, आई आपका आ जाएगा यहां पर डेल्टा एच डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। सो टोटल हेड लॉस हमारे पास है 1.2 मीटर, और हम ए से लेकर बी तक चल कितना रहे हैं, 1.2 मीटर ही चल रहे हैं, वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज 1। मतलब आप 1 मीटर चलोगे तो 1 मीटर का लॉस होगा, आप आधा मीटर चलोगे तो आधा मीटर का लॉस होगा। ठीक, अच्छा ठीक है, वो तो एक अलग आइटम था, निकाल दिया हमने उससे, अभी फिलहाल में हमें कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। अब निकाल के बताओ टोटल हेड आर पर कितना होगा, टोटल हेड आर पर कितना होगा। मैं बोल रहा हूं सुनना, मैं बोल रहा हूं ए पर कितना है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए रेट क्या चल रहा है अपना 1 का, और कितनी दूरी बात निकालना है 0.8 के बाद, जरा बताओ कितना हो सकता है। हाँ, सभी का इतना आ रहा है। हाँ, तो आपके पास टोटल हेड एट आर कितना आ चुका है, ये था आपके पास 1.2 माइनस 0.8, ये 1 कहां से लाया, आई से लाया। तो आपके पास टोटल हेड आर पर आ चुका है 0.4 मीटर का, 0.4 मीटर। सो ये आ चुका है टोटल हेड एट आर। ये तो हुआ एक तरीका जिसमें मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का उपयोग करते हुए आपको निकाल के बताया, ये तो एक तरीका हुआ जिसमें मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का उपयोग करते हुए आपको निकाल कर बताया। दूसरा तरीका आप डायग्राम से भी तो निकाल सकते हो ना। भाई आपको कहां निकालना है, सर हमें यहां पर निकालना है, ये ए, ये रहा पॉइंट आर यहां कहीं पर, ये पॉइंट आर है, तो ये हाइट निकाल सकते हो क्या ट्रायंगल की, सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लो, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 1.2 डिवाइड में 1.2, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू, मान लेता हूं ये हाइट y है, डिवाइड में ये डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस कितना है 0.4 है, तो हमारे पास y कितना आ गया, ये y जो है ये आ गया 0.4, वो निकल गया टोटल हेड। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फिगर देख के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास आ गया वैल्यू 0.4 मीटर विच इज एक्चुअली दी टोटल हेड एट आर। अब यदि टोटल हेड एट आर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है, टोटल हेड, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, तीनों निकालना है। टोटल हेड मैंने निकाल दिया, एलिवेशन हेड बता सकते हैं क्या, एलिवेशन हेड एट आर माइनस, हाँ बताओ कितना हो जाएगा,
जीरो क्यों होगा भाई? ये रहा डेटम, पॉइंट आर कहां मौजूद है? डेटम पर ही मौजूद है, तो ना ऊपर मौजूद है ना नीचे मौजूद है, तो हमारे पास एलिवेशन हेड कितना हो चुका है? जीरो। तो एलिवेशन हेड हमारे पास आ चुका है जीरो। अब आपके पास दो आइटम मौजूद है, टोटल हेड मौजूद है, एलिवेशन हेड मौजूद है। क्या आप प्रेशर हेड निकाल पाओगे? निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सिंस हम जानते हैं कि टोटल हेड एट आर जो होता है वो होता है प्रेशर हेड एट आर प्लस एलिवेशन हेड एट आर, तो हमने प्रेशर हेड आर पर निकाल लिया, दैट इज टोटल हेड 0.4 माइनस एलिवेशन हेड 0, सो यू हैव प्रेशर हेड आर पर 0.4 मीटर। तो आपके पास तीनों आंसर आ गए हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या बन रहा है? सी बन रहा है। So this is your option number C. This is the first part of the question. Can you solve the second part of this question? There are two parts of this question, A and B. Please solve the second part. जल्दी से। का स्रोत, एक वाटर का स्टोरेज बिलो अर्थ सरफेस, सिर्फ इतना मानना है, बाकी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आने वाले समय में कि एक्विफर का मतलब होता है कि वाटर का स्टोरेज बिलो ग्राउंड सरफेस। तो उनका कहने का मतलब है कि मान लो कि एक कुआं है, अभी आ रहे हो? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, प्राकृतिक इमरजेंसी, ठीक है। मान लो यहां पर दो वेल्स है हमारे पास, कुछ इस तरीके से दो कुएं हैं, सुनने की कोशिश करना है ना, फिर लिखते रहना मजे से। एक कुआं ये है, दूसरा कुआं ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बता पा रहे हैं वो लोग? 48 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो हमें दिया हुआ है 48 मीटर का, ठीक है, मान लिया। दोनों के बीच का हेड डिफरेंस कितना दिया है हमें? 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब उनका कहना है इट टूक एन इंटरवल ऑफ 8 आवर्स बिटवीन डिटेक्टिंग द ट्रेस ऑफ अ ट्रेसर मटेरियल एट टू वेल्स इन अ सक्सेशन। यहां से पानी चलना चालू किया और यहां पहुंचा, इस वाले वेल से इधर वाले वेल में पहुंचा। तो मैं ये जानने में इंटरेस्ट हूं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, क्योंकि हेड डिफरेंस है। इफ देयर इज अ हेड डिफरेंस वाटर विल ऑलवेज फ्लो, तो हाई हेड से लो हेड की तरफ पानी फ्लो होगा। पानी फ्लो हो भी रहा है। कितने घंटे में पकड़ लिया हमने पानी को? यहां से यहां 8 घंटे में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन डिस्टेंस d इज 48 मीटर एंड द टाइम टेकन इज 8 आवर्स, 8 घंटे। तो यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा क्या मुझे? कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? सीपेज वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी? क्या सोचते हो? सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि सीपेज वेलोसिटी ही वो वेलोसिटी है जिससे वाटर फ्लो होता है। तो ये तो फ्लो होने की ही उन्होंने बता रखी है स्पीड, कि वाटर को हमने ट्रेस कर रखा है यहां से यहां तक। तो दिस इज व्हाट वी हैव, सीपेज वेलोसिटी, और वो आ गया आपका 48 मीटर डिवाइड बाय, अच्छा देखो आंसर किसमें निकालना है अपने को? लास्ट में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो सभी यूनिट्स को मैं सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 48 मीटर में मैंने 10 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 8 घंटे को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड। बताओ सीपेज वेलोसिटी कितना आ रहा है? 0.166, फिर 7, बस इतना ही आ रहा है। अरे बेटा ठीक है, मान लिया, खुश। तो 7 आ गया, 0.1667, द यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा सीपेज वेलोसिटी। अब उन्होंने निकालने को क्या बोला है? द पोरोसिटी ऑफ द एक्विफर इज 25%, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यू वांट टू डिटरमाइन। तो मैंने कहा ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है ना, ठीक है निकाल लेंगे। मुझे एक रिलेशन याद आ रहा है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी? डार्सी लॉस है, k इंटू आई। अब देखो मेरे को k का वैल्यू निकालना है, आई पता है, पोरोसिटी पता है, vs पता है, सब कुछ पता है, मैं निकाल लूंगा। कैसे? देखो सीपेज वेलोसिटी ये वैल्यू रख रहा हूं 0.1667 इक्वल टू k निकालना चाहता हूं, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड डिफरेंस कितना है? 0.6 का, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना कवर कर रहा है? 48 मीटर का, डिवाइड में पोरोसिटी कितना बोल रहा है? 0.25, k मिल जाएगा, कितना आ रहा है? 3.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। समझ में आ रही बात क्या बताना चाह रहा हूं? यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, सो आई वांट यू पीपल टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 26, जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। गेट 2005 आईआईटी बॉम्बे, गेट 2005 आईआईटी बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 26, गेट 2005 आईआईटी बॉम्बे, बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। यूट्यूब का स्क्रीन बता देना भैया, इधर कुछ बोल रहे हैं क्या बच्चे लोग? ठीक है मान लिया। लाइव पे क्लिक कर देना एक बार। फाइव PM टू 8 PM, व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ लेक्चर? बेटा टाइम टेबल ऑफ लेक्चर है मेरा 5 PM टू 8 PM डेली यूट्यूब क्लासेस, जन सेवा।
हाँ, यूट्यूब के लिए छुट्टी है कल, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कल जियोटेक की छुट्टी है, कल मैं जियोटेक की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। फुल बोर्ड स्क्रीनशॉट, अरे रहने दो, क्या करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, जिन बच्चों यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्वेशन वेल्स पेनिट्रेटेड इनटू अ कन्फाइंड एक्वीफर लोकेटेड एट 1.5 किलोमीटर अपार्ट in the direction of flow, indicated head of 45 meter and 20 meter. If the coefficient of permeability of aquifer is 30 meter per day, porosity is 0.25, time travel of an interval from one well to another well. ये वाला चार ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपको यूट्यूब वाले बच्चों को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चार ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेंगे, 416.7 डेज, फिर एक होगा 500, एक होगा 750 और एक होगा 3000। तो मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपको अपने पीवाई की बुक में देखना होगा, ये क्वेश्चन जहां पर दिखे निपटाओ उसको जल्दी से। सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, थोड़ा सा चीजें चेंज रहेगी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन से आप क्या सीखे ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, खुश हो गए, वो क्षणिक भर की खुशी होगी, ठीक है। करो, सॉल्व करो जरा। 26, two observation wells penetrated into a confined aquifer located at 1.5 किलोमीटर apart in the direction of flow, indicated head of 45 मीटर and 20 मीटर। देखो, दो वेल है, एक ये रहा, दूसरा एक और ये रहा। ये पहला वेल, ये दूसरा आपका वेल, एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया गया है 1.5 किलोमीटर, बोले तो 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1500 मीटर। एक का जो हेड है वो 45 मीटर है, 45 मीटर हेड इज गिवन, और दूसरे का जो हेड गिवन है वाटर का, वो दिया है 20 मीटर। तो हेड डिफरेंस कितना आ गया दोनों वाटर लेवल्स के बीच में, डेल्टा एच 25 मीटर का हमारे पास हेड डिफरेंस आ चुका है। फिर बोल रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द एक्वीफर इज 30 मीटर पर डे एंड पोरोसिटी इज 0.25। आपको क्वेश्चन में दिया है के 30 मीटर पर डे एंड पोरोसिटी इज गिवन 0.25, देन द टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल इज, एक वेल से दूसरे वेल में जाने में कितना समय लगेगा वो बताइए पानी को। मैंने कहा ठीक है, हमें यहां पर निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, डेल्टा एच बाय एल। डेल्टा एच मैंने कहा कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है। लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना दिख रहा है, 1500। बस इतनी वैल्यू लिख के छोड़ दो, ये आ गया हमारे पास आई। मुझे डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्ट है, तो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड में पोरोसिटी, ये हो जाता है के आई डिवाइड में पोरोसिटी इक्वल टू, के का वैल्यू मुझे दिया है 300 मीटर पर डे, सॉरी 30 मीटर पर डे, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई में निकाल चुका हूं 25 डिवाइड बाय 1500, और होल डिवाइड बाय पोरोसिटी मुझे दिया है 25%, दैट इज 0.25। यहां से मुझे मिलेगा सीपेज वेलोसिटी, कितना मिल रहा है, सीपेज वेलोसिटी 2 मिल रहा है। सो द वैल्यू विल बी 2 मीटर पर डे के हिसाब से आपको सीपेज वेलोसिटी मिल चुका है। मिल गया सीपेज वेलोसिटी, यस सर मिल गया सीपेज वेलोसिटी। नाउ योर सीपेज वेलोसिटी यू नो इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बिकॉज इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर पर डे, डिस्टेंस आपके पास है 1500 मीटर, टाइम निकाल लो। सो टाइम इज 1500 डिवाइड बाय 2, द टाइम इज कमिंग 750 डेज। एकदम आसान तरीके से निकल के आ गया। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पर हम क्या बताना चाहते हैं, मतलब यह होता है कि यदि इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आपने अपने घर में कुआं खोदा, ठीक, और आपके पड़ोसी के घर में भी कुआं है, हो सकता है आपके पड़ोसी के घर वाले में पानी है अच्छा कुएं में, लेकिन आपके कुएं में पानी जिस समय आपने खोदा उस समय नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। वो पानी ऑटोमेटिकली पड़ोसी वाले से कहां आ जाएगा, हमारे यहां। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, सच बता रहा हूं। वाटर को तो क्या चाहिए, हेड डिफरेंस चाहिए। भाई आपने स्लोप बना दिया, उसको रास्ता दे दिया, ये आपका पड़ोसी ऊपर बैठा है, आप नीचे गड्ढे में कूद गए, गड्ढा खोद दियो ना, तो वाटर तो आ ही जाएगा, तुरंत नहीं आएगा। तुरंत आएगा तो पड़ोसी परेशान हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा, तो एक लंबे समय के बाद आपके कुएं में भी पानी आ जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय बाद बस आपको और हो सकता है कि थोड़ा सा डेप्थ और बढ़ाना पड़े कुएं का, लेकिन पानी आ जाएगा, ठीक है। कुएं की डेप्थ बढ़ाने से फायदा क्या होगा, जैसे कुएं की डेप्थ आपने बढ़ाई तो हेड डिफरेंस और बढ़ गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और बढ़ गया, जिससे आपकी सीपेज वेलोसिटी क्या हो गई, और बढ़ गई। तो यहां पर फिर सीपेज वेलोसिटी यदि और बढ़ गई तो दिन आपके कम हो जाएंगे, जल्दी पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पानी की चोरी कर सकते हैं पड़ोसी के घर से हमारे के घर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। Try to solve the question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। क्या आ रहा है? कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। चलिए इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी से, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट का कंडीशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या डायनेमिक विस्कोसिटी को हाफ करने का बोल रहे हैं क्या? तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? डबल। सॉल्व कराने की जरूरत। चलिए स्टार्ट करेंगे, इधर ले आना भैया। स्टार्ट करते हैं टॉपिक यहां पर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां पर स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जब आपके पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं तो उसमें हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे उसके बारे में हम यहां पर अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रहेगा केस नंबर 1। सो वी हैव द केस नंबर 1, व्हेन वाटर फ्लोज पैरेलल टू नंबर ऑफ लेयर्स, पैरेलल टू नंबर ऑफ layers, when water flows parallel to number of layers। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, मैं डायग्राम बना दूं उसके बाद बना लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सभी लोग कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट मतलब अलग अलग स्ट्रेटा है सॉइल्स के। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी सॉइल नंबर 1 है, ये आपकी सॉइल नंबर 1 है, ये आपकी सॉइल नंबर 2 है, ये आपकी सॉइल नंबर 3 है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आप ग्राउंड सरफेस की खुदाई करेंगे तो आपको हर एक डेप्थ पर सेम सॉइल मिले, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है 1 मीटर तक सेम एक मीटर तक एक टाइप का सॉइल है, फिर उसके बाद खुदाई करेंगे कुछ डेप्थ तक तो दूसरे प्रकार का सॉइल मिले, और आगे खुदाई करेंगे तो और किसी तीसरे प्रकार का सॉइल मिले। तो अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग प्रकार की सॉइल्स मौजूद होती है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, ओवरऑल परमेबिलिटी निकालना है। समझने की कोशिश करना है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि आपका ग्राउंड सरफेस कुछ डेप्थ पर मान लो कोई परमेबिलिटी मौजूद है K1, फिर उसके नीचे दूसरी सॉइल मौजूद है, थोड़ी देर डेप्थ के बाद कोई परमेबिलिटी मौजूद है K2, उसके नीचे कोई तीसरी सॉइल मौजूद है, उसके नीचे कोई चौथी सॉइल मौजूद है। तो अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग सॉइल्स आपको खुदाई के दौरान मिलेगी। इसको स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट बोलते हैं। अब मुझे तो बनाना है घर, घर बनाने में मुझे सॉइल की चाहिए परमेबिलिटी, मुझे इस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मुझे सॉइल की परमेबिलिटी चाहिए। तो इन सब में से मैं क्या आंसर दूं? फिर जो इन सब में से मिनिमम हो क्या मैं वो आंसर दूं? क्या इन सब में से जो मैक्सिमम है क्या मैं वो आंसर दूं? नहीं, मैं इन सब का क्या निकालूंगा, एक इक्विवेलेंट वैल्यू निकालूंगा जो इस पूरे सॉइल का ओवरऑल बिहेवियर शो करेगा। तो मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं उस इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने में, जो कि आपकी ओवरऑल सॉइल के बिहेवियर को शो करने का काम करेगी मेरे लिए। तो मैंने सेम कंडीशन लैब में क्रिएट करने की कोशिश की। जो कंडीशन फील्ड पर होती है उसको मैंने लैब में क्रिएट किया। 3 अलग अलग प्रकार की सॉइल्स ले ली। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार की सॉइल्स ले ली। अब देखो वाटर कहां से कहां फ्लो होता है, हाई हेड से लो हेड की तरफ, मतलब वाटर ऐसा फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं
वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है, तो वाटर ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है आपका डिस्चार्ज क्यू। भाई आपको पता है ना आप कितना पानी दे रहे हो, यहां से सप्लाई कितना है पानी का आपको पता है ना, तो डिस्चार्ज क्यू है। अब ये पानी तीनों में बढ़ जाएगा, ये पानी तीनों में बट जाएगा। तो एक पानी इसमें गया, दूसरा पानी इसमें गया, तीसरा पानी इसमें गया। तो आपको फ्लो कैसा दिख रहा है, पैरेलल, 1 2 3। क्या लिखा मैंने कंडीशन, व्हेन वाटर फ्लोज पैरेलल टू नंबर ऑफ लेयर्स। तो हमारी जो पानी जो लेयर्स है उसमें पैरेलल फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास पैरेलल फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्चार्ज मान सकते हैं कि इस वाले में डिस्चार्ज चला गया Q1, इस वाले में डिस्चार्ज चला गया Q2, इस वाले में चला गया Q3। यदि मैं इन तीनों को सम करूं तो वो क्या रहेगा, मेरा Q के बराबर रहेगा, ठीक है। तीनों अलग अलग प्रकार की सॉइल है, मान लेता हूं इसकी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी K1 है, इसकी K2 है और इसकी K3 है। यहां पर इस सॉइल का जो थिकनेस है वो मैं मान लेता हूं Z1 है, इस सॉइल का जो थिकनेस है वो मैं मान लेता हूं Z2 है, इस सॉइल का जो थिकनेस है वो Z3 है, ठीक ठीक। यहां पर लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है, मान लेते हैं L है। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा हेड डिफरेंस कितना है, तो ये मैंने हेड डिफरेंस भी यहां पर बता दिया, ये हो गया आपका हेड डिफरेंस डेल्टा H। तो पहली वाली सॉइल के लिए हेड डिफरेंस कितना है, पहली वाली सॉइल के लिए हेड डिफरेंस कितना है, डेल्टा H। दूसरी वाली के लिए कितना है, डेल्टा H। तीसरी वाली के लिए कितना है, डेल्टा H। तो तीनों के लिए जो हेड कॉजिंग फ्लो है, हेड कॉजिंग फ्लो मतलब चूंकि ये हेड डिफरेंस है इसलिए फ्लो हो रहा है। ये हेड डिफरेंस नहीं होता तो फ्लो नहीं होता, क्योंकि फ्लो तो तभी होता है ना जब हेड में क्या हो, डिफरेंस हो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेड कॉजिंग फ्लो, कि जिस हेड के कारण वाटर फ्लो हो रहा है। तो दिस डेल्टा H इज सेम फॉर ऑल दिस 3 सॉइल्स 1 2 एंड 3, ठीक है, मान लिया। लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पहली सॉइल का कितना है, L। भाई वाटर इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें भी उतना ही डिस्टेंस, इसमें भी उतना ही डिस्टेंस। तो तीनों सॉइल के लिए लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या है, सेम। तीनों सॉइल के लिए डेल्टा H क्या है, सेम। तो तीनों सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा H बाई L। जब तीनों सॉइल का डेल्टा H सेम है, जब तीनों सॉइल का लेंथ ऑफ फ्लो पाथ सेम है, देन डेफिनेटली द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर ऑल दिस 3 सॉइल्स विल बी सेम। तो मैंने यहां पर लिख दिया, फॉर सॉइल 1 2 एंड 3, फॉर सॉइल 1 2 एंड 3 डेल्टा H L बोथ आर सेम। नहीं यार लिखना, डेल्टा H और L को आप सेम समझ लोगे। एक सेकंड। फॉर सॉइल 1 2 एंड 3 I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 दैट इज इक्वल टू I एंड दैट वैल्यू इज डेल्टा H बाई L होगा, वेयर डेल्टा H इज हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो है हमारा, ठीक है। तो I जो है वो सभी के लिए सेम है, क्योंकि डेल्टा H और L भी सबके लिए सेम है। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है। इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में आपको अलग अलग दिख रही है, डिस्चार्ज और परमेबिलिटी। तो मैंने कहा डिस्चार्ज देखना, डिस्चार्ज क्यू क्या है, पैरेलल फ्लो के कारण बट रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया, Q3। डार्सी लॉ के हिसाब से Q को हम क्या लिख सकते हैं, सुनो ना, देखो, सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, AV एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है डिस्चार्ज। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डार्सी लॉस होता है KI। तो इसको मैं क्या लिख दूं, KIA लिख दूं, है ना। तो देखो डिस्चार्ज ये रहा Q, ये वाला, ये Q क्या है, ये Q क्या है, ओवरऑल सॉइल का है Q। तो अभी हमने इस Q की जगह क्या लिखना चाहा, K। ये Q जो है ये ओवरऑल सॉइल के लिए है। तो मैं इस ओवरऑल सॉइल को एक सिंगल सॉइल की तरह ट्रीट कर रहा हूं, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मैंने लिख दी K इक्विवेलेंट। I जब तीनों का सेम है तो इसके ओवरऑल की भी सेम ही रहेगी, तो I और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखना A क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ये रहा। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यहां से लेकर यहां तक का, ये हाइट कितनी होगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और इसके पीछे वाली डायमेंशन जो आपको नहीं दिख रही है वो 1 मीटर मान रहा हूं। मान लो सभी लोग, मान लो कि आपका ये सॉइल सैंपल है, ठीक है। ये इसकी हाइट होगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक। मुझे ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली। तो ये हाइट कितनी हो गई, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब आपको तो इसके पीछे की ये लेंथ नहीं दिख रही है, तो अपन उसको कितना ले रहे हैं, 1 मीटर। तो क्रॉस सेक्शन कितना हो गया फ्लो के लिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू 1। तो मैं यहां पर सॉइल सैंपल की जो लेंथ है जो पीछे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसकी लेंथ 1 मीटर लेकर काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, वहां पर आ गया आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू 1 मीटर इक्वल टू। अब Q1 को देखो, Q1 को क्या लिखूंगा, सेम चीज KIA लिखूंगा। तो Q के लिए K1 हो जाएगा, पहली सॉइल K1, I सेम है। अब एरिया कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, Z1 और इसके पीछे की लेंथ 1, तो आ जाएगा यहां पर Z1 इंटू 1 प्लस दूसरे वाले का बताओ Q2 का, K2 I
Z2 इंटू 1 हो गया के आई ए, आई सबका सेम है एक्चुअली, प्लस K3 आई Z3 इंटू 1। ठीक है, तो यहां से सब में से कैंसिल क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? आई, आई सब में से निकल गया, तो बचा क्या आपके पास? के इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3। तो मैंने यहां पर लिखा K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 डिवाइड में ये टर्म इसके नीचे चला गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन K इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सॉइल। तो यहां से आपको, अच्छा इसको एवरेज परमेबिलिटी भी बोला जाता है, इसको एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बोला जाता है। ये क्या बता रहा है, सुनना सुनना, हेलो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनना, ये K इक्विवेलेंट क्या बता रहा है? ये K इक्विवेलेंट बता रहा है कि भैया, ये K इक्विवेलेंट बता रहा है कि अभी आपको दी गई थी 3 सॉइल, 1 2 3, इसकी थी K1, इसकी थी K2, इसकी थी K3, इसका हाइट था Z1, इसका हाइट था Z2, इसका हाइट था Z3, यहां से पानी जा रहा है, डिस्चार्ज Q जो कि तीनों में बढ़ जा रहा था, Q1 Q2 Q3 करके। ठीक है, मैंने इस तीनों सॉइल को रिप्लेस किया एक सिंगल सॉइल से, मैंने इस तीनों सॉइल को रिप्लेस किया एक सिंगल सॉइल से जिसका हाइट सेम है। हाइट कितना है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, ये एक सिंगल सॉइल है, और इस सिंगल सॉइल की परमेबिलिटी कितनी है? इससे भी क्यू डिस्चार्ज फ्लो रहा है, लेकिन इस सिंगल सॉइल की परमेबिलिटी कितनी है? K इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही बात? तो K इक्विवेलेंट उस सिंगल सॉइल की परमेबिलिटी बता रहा है जो इन तीनों को रिप्लेस करने के बाद मुझे मिली होगी। समझ में आ रही बात? सो दिस इज व्हाट वी हैव द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ दिस थ्री। तो ये जो तीनों मिलकर जो बिहेवियर देने वाले होंगे वो ये सिंगल सॉइल बिहेवियर देने वाला रहेगा आपको। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये था आपका केस नंबर 1, जब फ्लो कैसा हो? नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर, जहां पर हम देखेंगे फ्लो परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स। लिखिए जरा जल्दी से। हाँ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 2, इधर ले आइएगा, लिखना हो गया सबका? केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं व्हेन फ्लो इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स। डायग्राम बनाता हूं मैं। चलिए इधर देखिएगा, बाद में बनाते रहिएगा आराम से, इधर देख लीजिए पहले। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फ्लो नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स। देखो आपकी 3 सॉइल्स मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ये मैं लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव, सॉइल नंबर 1, ये है आपका सॉइल नंबर 2 एंड दिस वन इज योर सॉइल नंबर 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, पानी ऑप्शन नंबर ए, पानी ऐसा जा रहा होगा,
या ऑप्शन नंबर बी, पानी ऐसा जा रहा होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी हमेशा कैसा फ्लो होता है, हाई हेड से लो हेड की तरफ। तो पानी, अब देखो हाई हेड से लो हेड मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि पानी हवा में उड़कर इधर आ जाएगा, ऐसा थ्रू द सॉइल इट विल फ्लो। तो वाटर इस तरीके से ऐसा फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यदि वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है तो एक बात बताओ, यहां से मैंने डाला एक गिलास पानी, ठीक है, एक गिलास लिया, एक गिलास पानी डाला, तो पहली सॉइल में से कितना पानी फ्लो हुआ? एक गिलास पूरा। फिर दूसरी सॉइल में से उतना ही तो फ्लो होगा। भाई डिस्चार्ज बदलता है क्या? तीसरे में भी, इसका मतलब है कि यदि मैं 5 लीटर पानी डालूं तो पहली सॉइल से कितना पास होगा? 5 लीटर। दूसरे से, तीसरे से, मतलब तीनों में डिस्चार्ज क्या रहने वाला है इस बार? सेम रहने वाला है, जो कि वहां पर टूट रहा था, वहां पर Q1 Q2 Q3 तीन पार्ट में टूट रहा था डिस्चार्ज, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, तीनों सॉइल में डिस्चार्ज सेम बना हुआ है। यहां पर मैंने लिखा कि भैया इन तीनों में जो डिस्चार्ज है वो आपका सेम रहेगा, ठीक। यहां का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K1 मान लेता हूं, इसका K2 मान लेता हूं, इसका K3 मान लेता हूं। यहां की जो हाइट है वो मैं क्या मान लेता हूं, Z1 मान लेता हूं। यहां की हाइट Z2 मान लेता हूं, और यहां की हाइट Z3 मान लेता हूं। समझ में आ रही बात? Z1 Z2 Z3 मान लेता हूं, ठीक है सर, मान लिया। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, हेलो प्लीज, यहां से जैसे मैंने पानी दिया है ना, अभी पानी दूंगा तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है, एक फिल्टर पेपर। यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर पेपर, नहीं तो सॉइल पार्टिकल्स भी तो आ जाएंगे ना साथ में, है ना। तो आपको फिल्टर पेपर लगाना पड़ता है। देखा कभी फिल्टर पेपर कागज का, है ना, लैब वगैरह में देखने को मिलता है अपने को कॉलेज में। तो अपन को फिल्टर पेपर लगाने होते हैं, यहाँ मैं शो नहीं कर रहा हूँ लेकिन होते हैं फिल्टर पेपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तीनों का डिस्चार्ज हमें सेम देखने को मिल रहा है। एक बात बताओ, हमें पास टोटल हेड लॉस कितना है या टोटल हेड डिफरेंस कितना है? इतना, यहां से लेकर यहां तक, कैपिटल डेल्टा एच लिख दूं मैं इसको, ये है आपका टोटल हेड डिफरेंस, कैपिटल डेल्टा एच। ये टोटल हेड लॉस कब ऑकर हुआ, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। ये टोटल हेड लॉस कब ऑकर हुआ? जब आपने इतना पूरा डिस्टेंस कवर किया, कहां से कहां तक, यहां से चलना चालू किया और यहां आके खत्म हुआ। जब आपने इतना पूरा डिस्टेंस कवर किया तब जाके आपको जो हेड डिफरेंस या हेड लॉस मिला वो डेल्टा एच का मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक चला होगा मैं तो कुछ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लॉस मिला होगा, डेल्टा एच वन। फिर जब यहां से यहां तक चला होगा मैं तो कुछ वैल्यू ऑफ डेल्टा लॉस मिला होगा, डेल्टा एच टू। फिर जब यहां से यहां चला होगा मैं तब जाके कुछ और हेड लॉस मिला होगा, डेल्टा एच थ्री। तो यहां पर आपको तीनों सॉइल में हेड लॉस क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तब जाके मुझे टोटल हेड लॉस ये डेल्टा एच देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों सॉइल में मैं अलग अलग लेंथ कवर कर रहा हूं। वहां पर तीनों सॉइल के लिए लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या था, तीनों सॉइल में पानी एल डिस्टेंस कवर कर रहा था। यहां पर पानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉइल 1 में Z1, फिर सॉइल 2 में Z2, सॉइल 3 में। तो यहां पर तीनों सॉइल में पानी आपका अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, तो हेड लॉस आपको तीनों का अलग अलग ही देखने को मिलेगा। कैसे पता करेंगे सर कौन से सॉइल में कितना हेड लॉस हुआ है, हाउ वी विल डिटरमाइन सर? मैंने कहा आसान है। हमने यहां पर एक पीजोमीटर घुसाया, क्या लगता है पानी कहां तक राइज करेगा? यहां पर मैंने एक पीजोमीटर घुसाया एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लो पर, तो वाटर पूरा की पूरा यहां तक राइज कर जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी लॉस हुआ ही नहीं है, अभी फ्लो हुआ ही नहीं है, तो यहां तक हमें पूरा की पूरा वाटर का लेवल मिलेगा, ठीक है, मान लिया। हम यहां पर इंसर्ट किए जहां पर पहली सॉइल का फ्लो खत्म हुआ था, हमने यहां पर एक पीजोमीटर इंसर्ट किया। ये यूट्यूब वालों को ग्रीन कलर दिखता है कि नहीं दिखता है? मतलब ऐप और यूट्यूब में ऑनलाइन दिख जाता है ना, इसलिए मैं कम यूज करता हूं यार, आज ही यूज किया, नहीं तो पहले मैं यूज नहीं करता हूं। एनीवे, नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, थोड़ा लाइट होता ना ये रंग, तुम लोगों को दिखता है ना? ठीक है वापस से मजा आ जाता है, वाह। ठीक है, इधर देखो। तो जब मैंने यहां पर पीजोमीटर इंसर्ट किया तो क्या लगता है वाटर कहां तक गया होगा, इससे कम गया होगा, ठीक है। तो इससे कम गया होगा तो अपने यहां तक बता दिया कि मान लो कि वाटर सर यहां तक गया है। अब एक बात बताओ, इन दोनों वाटर लेवल्स के बीच का ये जो डिफरेंस है ये क्या बता रहा है कि पहली सॉइल को आपने कवर किया, मतलब पहली सॉइल में आपका पानी फ्लो हुआ तो आपको इतना हेड लॉस देखने को मिलेगा। तो ये आ चुका है आपका डेल्टा H1, पहली सॉइल में होने वाला लॉस। हमने अब यहां पर इंसर्ट किया पीजोमीटर, क्या लगता है कहां तक राइज करेगा? इससे भी कम, तो हमने इससे भी कम हमने बताया, तो हमने यहां तक देखा कि वाटर आपका राइज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो इन दोनों के बीच का हेड डिफरेंस क्या बता रहा है कि सेकंड सॉइल को कवर करने में जो लॉस हमें देखने को मिला होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो लॉस हुआ है ये सेकंड सॉइल में देखने को मिला है, दैट इज डेल्टा H2। अब तीसरे में हमने पीजोमीटर लगाया, तीसरे वाले में पीजोमीटर हमने लगाया, तो ये कहां तक राइज होगा? इससे भी कम, क्या यहां तक राइज होगा? अरे यहीं तक राइज होगा ना, यही तो है वो, अरे यही तो है, मतलब इसी लेवल तक राइज होगा, इस लेवल तक। तो आपका इस लेवल तक राइज हो रहा है। तो
थर्ड वाले इसका लेवल और इसका लेवल सेम है ना, इन तीनों का लेवल, मतलब इन दोनों का लेवल सेम है। तो ये आपका क्या हो चुका है, यहां से लेकर यहां तक का लॉस ये हो चुका है आपका डेल्टा H3। तो अब देखो योर टोटल हेड लॉस डेल्टा H, हियर योर टोटल हेड लॉस डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। हो गया, दिख रहा है यहां से यहां तक का पूरा। तो फाइनली वी कैन राइट योर फाइनल हेड लॉस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इतना लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना, चूंकि मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ होता है। ये ओवरऑल सॉइल के लिए रहा होगा, जब इस तीनों सॉइल को एक सिंगल सॉइल से रिप्लेस करूंगा उसके लिए ये वैल्यू रहा होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आई, ये लिखा मैंने आई इसके लिए, इंटू एल। एल क्या है, इसका लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब इस तीनों को एक सिंगल सॉइल से रिप्लेस यदि करूं तो टोटल हेड लॉस, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहां पर मैंने लिखा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये मैंने आई इंटू एल किया है, डेल्टा H का वैल्यू यहां लिखा है। इन द सेम वे कैन वी राइट फॉर डेल्टा H1 ऑल्सो, कितना हो जाएगा डेल्टा H1, I1, भाई आई अलग अलग रहेगा इस बार क्योंकि सबका हेड लॉस अलग अलग है, सबका लेंथ ऑफ फ्लो पाथ अलग अलग है। तो कितना होगा I1 इंटू Z1, ऐसा लिख सकता हूं क्या, पानी में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया तो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ इज Z1, सो I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I3 Z3। खत्म यहां तक की पिक्चर, डेल्टा H1 डेल्टा H2 निकाल दिया अपन ने। अब चूंकि मैं जानता हूं V इज इक्वल टू क्या होता है, KI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय, तो ये सब I की जगह V और K रख दूं इन द टर्म्स ऑफ V और K। भाई V इज इक्वल टू होता है K इंटू I, तो I इज इक्वल टू हो गया V बाय K, बराबर सही लिखा हूं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं। I की जगह मैं रख रहा हूं V बाय K, ये I की जगह रखा मैंने V बाय K। यहां K की जगह क्या लिख दूं मैं, K इक्विवेलेंट, क्योंकि ओवरऑल का मैं निकाल रहा हूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू, यहां पर मैं I की जगह क्या लिख दूं, V डिवाइड बाय K की जगह K1, और ये हो जाएगा आपका Z1, V डिवाइड बाय K2 Z2, V डिवाइड बाय K3 Z3। यहां तक कोई समस्या, हाँ सर एक समस्या है, आपने तीनों में V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, V सब में क्या सेम होगा, क्या वेलोसिटी तीनों सॉइल में सेम होगी क्या सर, हाँ सेम होगी। सर कैसे सेम होगी, देखो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तीनों सॉइल के लिए डिस्चार्ज क्या है, तीनों सॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, दूसरे का भी इतना, तीसरे का भी इतना। जब तीनों सॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तीनों सॉइल का डिस्चार्ज सेम है, तो इससे फ्लो होने वाली वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। तो यहां पर आपका जो वेलोसिटी है V, दैट विल बी सेम होगा। समझ आ रही बात, हाँ बात हजम हो रही है, नहीं हजम हो रही है, हजम हो गई, मतलब आप ये बोल रहे हो, मतलब आप ये बोल रहे हो यदि आपको हजम हो गई है बात, तो आप ये बोल रहे हो कि सर ये जो सॉइल है, मान लो एक मिनट के लिए, एक मिनट के मान लो सर ये ग्रेवल है, मान लो एक मिनट के लिए सर ये सैंड है, और मान लो सर ये एक मिनट के लिए क्ले है, आप बोल रहे हो सर तीनों में सेम वेलोसिटी होगा। भाई एक बैग में ग्रेवल लो, एक बैग में क्ले लो, दोनों में पानी डालो, तुरंत पहले कौन बाहर निकलेगा, ग्रेवल में, मतलब ग्रेवल में स्पीड क्या रहेगी, और क्ले में स्पीड, मगर यहां पे तो आप बोल रहे हो साला कोई सा भी सॉइल आ जाए तीनों में सेम वेलोसिटी। हाँ वेरी नाइस। हम जो बात करते हैं कि हमने पानी डाला तुरंत कौन सा, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, सीपेज वेलोसिटी होती है, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन यहां पर हम कौन सी लिख रहे हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो तीनों सॉइल की डिस्चार्ज वेलोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन तीनों की सीपेज वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो यदि मैं बोल रहा हूं कि तीनों की वेलोसिटी सेम है, कहने का मतलब कि तीनों की डिस्चार्ज वेलोसिटी सेम है, लेकिन तीनों की सीपेज वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो यहां पर हम तीनों की वेलोसिटी डिस्चार्ज वाली सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहां तक पहुंचे, हेलो प्लीज यहां तक अपन पहुंचे, V से V को सबको निपटा दिया है ना। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा एक मिनट के लिए, हमें देखने को मिल रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड में ये आपका क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इक्वल, इक्वल किया Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। यहां से K इक्विवेलेंट का आपको क्या मिल जाएगा, बढ़िया सा फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज K इक्विवेलेंट, है ना, ये आपको यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन्वर्स कर लो, है ना, ये K इक्विवेलेंट को क्या कर रहा हूं, हेलो प्लीज, ये K इक्विवेलेंट को मैं इधर भेज रहा हूं और बाकी इस पूरे को इसके नीचे भेज रहा हूं। तो यहां पर आ गया मेरे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। तो ये मेरे पास इस तरीके से इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आ गया, या एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आ गया। कब, जब फ्लो आपका कैसा हो, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ फ्लो हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, सभी लोग प्लीज
बाद में लिख लेना एक इंपॉर्टेंट सूचना। क्या सूचना है? अब वो पुराना वाला फॉर्मूला देखना मेरा। एक मिनट के लिए इधर आना, कैमरा इधर लाना भैया। इस वाले फॉर्मूले में आप देखिए, यहां पर ये आपका फॉर्मूला निकला है K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3 डिवाइड में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहां पर Z1 Z2 Z3 क्या चीज है? Z1 Z2 Z3 क्या चीज है? यहां पर है Z1 Z2 Z3 आपके क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन। आपका पानी कैसा फ्लो हो रहा था? आपका पानी फ्लो हो रहा था इधर से, तो आपके फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है Z1 Z2 Z3। सो यहां पर Z1 Z2 Z3 जो है वो सॉइल की थिकनेसेस है, वहां पर भी Z1 Z2 Z3 उस दूसरे वाले केस में भी सॉइल की थिकनेसेस है, नो प्रॉब्लम। आप इसको भी सॉइल की थिकनेस बोलो, उसको भी सॉइल की थिकनेस बोलो, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वाले केस में Z1 Z2 Z3 सॉइल की थिकनेसेस है, एक्सेप्टेड। उस वाले केस में भी Z1 Z2 Z3 सॉइल की थिकनेसेस है, एक्सेप्टेड। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। क्या अलग अलग है? यहां पर जो Z1 Z2 Z3 है ये आपके फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब ये आपके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस है। यहां पर Z1 Z2 Z3 क्या है? क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस है। अब उधर आओ, इधर लाना भैया। जबकि यहां पर Z1 Z2 क्या है? आपके फ्लो की डायरेक्शन में है। यहां पर Z1 Z2 Z3 आपके लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आएंगे। Z1 ये Z2 और ये Z3। वहां पर कैसे आ रहे थे? फ्लो के परपेंडिकुलर आ रहे थे, यहां के फ्लो के पैरेलल आ रहे हैं। तो वहां का Z1 Z2 Z3 क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन रहेगा। यहां का Z1 Z2 Z3 आपका लेंथ ऑफ फ्लो पाथ रहेगा। ठीक, तो आप दोनों को सॉइल की थिकनेस कंसीडर नहीं कर सकते कि भाई ठीक है ये भी किधर, क्योंकि मैं दोनों कंडीशन को अब मिक्स कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जेड कौन सा लेना है, ये बड़ा वर्टिकल वाला लेना है कि हॉरिजॉन्टल वाला लेना है। ठीक है, तो अपने को इतना दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इतना सोचना है कि वहां पर जो Z1 Z2 Z3 होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल के डायमेंशन है, यहां पर जो Z1 Z2 Z3 है वो मेरी फ्लो की डायरेक्शन में ही मौजूद है, मतलब लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है। तो यहां पर लिख लेंगे अपन नोट करके। यहां पर अपन लिखेंगे इन दिस फॉर्मूला, वैसे मैं उस फॉर्मूले में भी लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, पहले मैं इस फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं। इन दिस फॉर्मूला Z1 Z2 Z3 are the length of flow paths, length of flow path, length of flow paths। लिखिए जरा जल्दी से, डन करके बताइए। एक काम करना, वो पहले वाले फॉर्मूले में लिखना, इन दिस फॉर्मूला Z1 Z2 Z3 आर दी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। अभी जो लोग पहले इधर लिख रहे हैं लिख लो, जिनका हो चुका है उधर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो लिखवाऊंगा फिर अभी थोड़ी देर में। पहले वाले फॉर्मूला जो हम निकाले पैरेलल फ्लो में जो हम निकाले, वहां पर Z1 Z2 Z3 जो है वो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ्स है। ठीक है, तो लिखते रहिए, लिखना हो जाए तो डन करके बताइए। सर आप जीटी का द्रोणाचार्य हैं, अच्छा सही है, द्रोणाचार्य। चलो यहां तक का लिखना हुआ। कितना, 6 बज गई क्या? कितनी बज गई? अच्छा 8 बज गई। पहली बार में सबका अच्छा हो जाए, उसके बाद क्या होगा कि गेट क्वालिफाई हो गए आप सभी लोग, सब लोग अपने, तो एटलीस्ट एक या दो सब्जेक्ट अपने इतने स्ट्रांग बना लेना एमटेक के दौरान, या पढ़ा दो, क्योंकि उनका एक मेजर सब्जेक्ट होता है वो चीज़। लेकिन अपना के टीचर पढ़ा देते हैं तो मैं उन्हें पढ़ाने देता हूँ, नहीं तो मैं मैकेनिकल के टीचर से ही पढ़वाता हूँ हमेशा सीपीएम पार्ट।
ठीक है, तो यदि आपका चॉइस है कि आप सीबीएम पढ़ पाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखना हुआ सबका। उधर वाले फॉर्मूले में देखना, इधर इधर जाना कैमरा, यहाँ लिख लेना सभी लोग। इन दिस फॉर्मूला Z1, Z2 and Z3 are the cross-sectional dimensions, are the cross-sectional dimensions, are the cross-section dimensions जो कि फ्लो के परपेंडिकुलर रहता है। लिखा सभी ने? अच्छा, अब एक बात बताओ, लिखा था सभी ने? अब एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास, सुना सभी लोग, मेरे पास ये एक सॉइल है ना, मेरे पास ये एक सॉइल है, मैंने एक गिलास पानी ऊपर से डाला है ना, एक कंडीशन, पानी मिल रहा है नीचे। दूसरी कंडीशन, मैंने पानी ऐसा हॉरिजॉन्टली डाला, एक बार मैंने ऊपर से डाला, एक बार ऐसा हॉरिजॉन्टली डाला, किस में पहले मिल जाएगा? नहीं, आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले, वर्टिकल में पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस है, ऊपर की तरफ इसमें प्रेशर लग रहा है, पानी को नीचे आने नहीं देगा इतनी जल्दी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाइप घुसा दो, तुरंत पानी बाहर। आप दो पाइप लगाओ, ऐसा सॉइल सैंपल पकड़ो, ऐसा सॉइल सैंपल पकड़ो, एक पाइप यहाँ घुसा दो, पानी का सप्लाई हो रहा है, एक पाइप यहाँ घुसा दो, पानी का सप्लाई हो रहा है, कौन सा पानी किधर पहले मिलेगा? हॉरिजॉन्टल वाला आपको पहले बाहर निकलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है वर्टिकल परमेबिलिटी से। समझ आ रही बात? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो परमेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, अभी इसी चैप्टर में आने वाले समय में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। अब ये जो सॉइल सैंपल है ये ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा रहा है जो कि इस पानी को इतनी आसानी से नीचे फ्लो होने नहीं देता है। इस कारण से वर्टिकल डायरेक्शन की जो परमेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है, किससे तुलना में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी की तुलना में। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि केक्स, एक नोट करके लिखेंगे सबसे लास्ट में एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इफ केक्स कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन horizontal direction ky is the coefficient of permeability in vertical direction, kx is the coefficient of permeability in horizontal direction, ky is the coefficient of permeability in vertical direction, then your kx is always greater than ky। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो परमेबिलिटी होगी वो बड़ी होगी ky से। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज अंडर रूट kx इंटू ky। लिखिए जरा इतना। लिखा ये सभी ने? लिखे इतना। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, हेलो प्लीज, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ये एक दूसरे सॉइल की परमेबिलिटी है और ये एक दूसरे सॉइल की परमेबिलिटी है? ये दोनों एक ही सॉइल की परमेबिलिटी है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट kx इंटू ky करके। इस इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का इस इक्विवेलेंट परमेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हेलो प्लीज, ये इक्विवेलेंट किसका बता रहा है? अलग अलग सॉइल्स का। क्या बोल रहा हूं? ये इक्विवेलेंट परमेबिलिटी किसका परमेबिलिटी बता रहा है? तीन अलग अलग सॉइल्स का परमेबिलिटी बता रहा है। और ये इक्विवेलेंट परमेबिलिटी किसका बता रहा है? एक ही सॉइल के अंदर दो अलग अलग दिशाओं का इक्विवेलेंट बता रहा है। ठीक है, लिखे जरा इतना भी। अब देखिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा यहां पर, जैसे कि हम लोग केस नंबर 1 पढ़े अभी। ठीक है, जैसे कि हम लोग केस नंबर 1 पढ़े। केस नंबर 1 का नाम क्या था? व्हेन वाटर फ्लोज पैरेलल टू नंबर ऑफ लेयर्स। कुछ लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं। देखो हमें फॉर्मूला क्या मिला? हमें फॉर्मूला मिला k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 z1 प्लस k2 z2 प्लस k3 z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये फॉर्मूला मिला।
कुछ लोग इसको बोलते हैं व्हेन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। केस नंबर वन, व्हेन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। तो अपने फिगर को देखो, फ्लो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, तो इसको क्या बोला जा सकता है, व्हेन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। तो आप जब फ्लो इज हॉरिजॉन्टल हो तो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही आप केस नंबर 2 देखिए, वहां पर अपने क्या लिखा, व्हेन फ्लो इज नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स, उसको क्या बोला जा सकता है, व्हेन फ्लो इज वर्टिकल। उसके साथ हम उसको दूसरा वाले केस को क्या बोल सकते हैं, व्हेन फ्लो इज वर्टिकल। तो इक्वेशन क्या लगेगी, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड में z1 बाय k1 प्लस z2 बाय k2 प्लस z3 बाय k3। तो जब भी आपको देखने को मिले हॉरिजॉन्टल फ्लो तो आप ये लगा सकते हैं, जब भी आपको देखने को मिले वर्टिकल फ्लो तो आप ये लगा सकते हैं। ऐसा बोलना गलत है ऐसा बोलना गलत है। लिख लियो क्या क्योंकि सही नाम क्या है, आप ऐसा बोलो व्हेन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, आप ऐसा बोलो जो मैंने लिखवाया। मैंने क्या लिखवाया, व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू नंबर ऑफ लेयर्स। ये बोलना बिल्कुल 100% सही है, इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि व्हेन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल या व्हेन फ्लो इज वर्टिकल। क्यों, आइए मैं साबित करके बताता हूं। मैंने आपको कहा, सुनना, हेलो प्लीज, मैंने आपको कहा कि आपके पास दो फॉर्मूले, एक ये रहा एक वो रहा, ठीक। मैंने आपको सैंपल दिया कुछ इस तरीके से, इसकी परमिटिविटी k1, इसकी k2, इसकी k3, डिस्चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है q। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लीज टेल मी। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा है, क्यों, फ्लो तो हॉरिजॉन्टल है। इधर वाले फॉर्मूले में, यहां पर देखो, इधर फिगर बताना, यहां पर आपका वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है, सैंपल के साथ में कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। इसलिए अपन यहां पर क्या लिखा, व्हेन फ्लो इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ लेयर्स। अब इधर आना, इधर लिखा हुआ है फ्लो इज 90 डिग्री टू नंबर ऑफ लेयर्स। तो कौन सा हम लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन, मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड में z1 बाय k1 प्लस z2 बाय k2 प्लस z3 बाय k3। तो फ्लो तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, जब फ्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो फिर ये वाला क्यों नहीं लगाया आप, एक बात। दूसरी बात, ये k1, ये k2, ये k3, ये फ्लो हो रहा है आपका क्यू डिस्चार्ज। यहां पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि वाटर यहां पे क्या हो रहा है, बट रहा है तीन पार्ट में, इसमें जाएगा q1, इसमें जाएगा q2 और इसमें जाएगा q3, तीनों में पैरेलल फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपका इक्वेशन क्या लगेगा, यहां पर आपका इक्वेशन लगेगा k1z1 प्लस k2z2 प्लस k3z3 डिवाइड में z1 प्लस z2 प्लस z3। जबकि यहां पर फ्लो कैसा था, वर्टिकल था। तो यहां पर फ्लो था हॉरिजॉन्टल, उसके बावजूद भी मैंने सेकंड वाला इक्वेशन लगाया। यहां पर था फ्लो आपका वर्टिकल, उसके बावजूद भी मैंने पहला वाला इक्वेशन लगाया। तो आप फ्लो हॉरिजॉन्टल है या फ्लो वर्टिकल है ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए कि फ्लो नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स है या फ्लो परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ लेयर्स है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए मान लीजिए, नहीं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हेलो प्लीज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जैसे कि आप कहें, जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा कि भैया यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए सर, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1, सॉरी कौन सा लगाना है, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड में z1 बाय k1, z2 बाय k2 प्लस z3 बाय k3। मैंने यहाँ पर डायमेंशन लिख दिए 3 मीटर, यहाँ पर मैंने डायमेंशन लिख दिए 2 मीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 मीटर, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2 मीटर। प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, z2, z3 फॉर दिस सिचुएशन। हाँ 3 मीटर, 2 मीटर, क्योंकि वहां पर मैंने क्या बताया था कि जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले होते हैं तो z1, z2, z3 क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो ये पानी इधर चला, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ z1, ये पानी इधर चला, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ z2, ये पानी इधर चला, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ z3। समझ में आई बात। अब मैं यदि आपको बोलूं कि मेरे पास ये है, ये रहा मेरे पास 3 मीटर, ये रहा मेरे पास 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये हो रहा है मेरा फ्लो, यहाँ की परमिटिविटी k1, ये k2, ये k3। पहली बात, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या। अब इसमें बताओ z1, z2, z3 क्या है 2 मीटर अच्छा 3 मीटर कितने को लगता है, क्योंकि मुझे भी वही लगता है इसलिए पूछ रहा हूँ। 3 मीटर कितने को लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। यूट्यूब पे बताना जरा, यूट्यूब वालों को क्या लगता है, नेटवर्क एरर लगता है कल्याण भैया यूट्यूब बता दो प्रभु।
क्या लगता है? 3 मीटर? 3 मीटर लगता है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबको 3 मीटर लगता है। भाई पानी 3 पार्ट में बटा, एक इधर गया, एक इधर गया, ये इधर बन गया, तो जितनों को लगता है 3 मीटर, वो क्या है? 3 मीटर लेंथ ऑफ, इसके अंदर लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पुट करते हो क्या? इसमें तो जब डिराइव किया था क्रॉस सेक्शन एरिया लिखवाया था ना मैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? पानी इधर आ रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या बना? Z1 2 मीटर। ये पानी इधर आ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या बना? Z2 2 मीटर। ये पानी इधर आया, इसका क्रॉस सेक्शन क्या बना? Z3 2 मीटर। हाँ, कौन थे आप 3 मीटर वाले? फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सही उपयोग करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा तो कुछ भी पानी नहीं जाता है, ऐसा तो सिर्फ छक्का लगता है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं? तो जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो Z1 Z2 Z3 क्या होगा? लेंथ ऑफ फ्लो पाथ होगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो Z1 Z2 Z3 क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का Z1 Z2 Z3 होगा। ठीक है, लेट्स ओपन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट कैटेगरी का। लेट्स ओपन असाइनमेंट कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। मैं बोर्ड पर बना देता हूं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ बोलिए। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 बाकी के लिए मैं बना देता हूं बोर्ड पर। समय है ना अभी? बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए, मैं तो यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन बना दे रहा हूँ यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो असाइनमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, वो तो दिखेगा नहीं आपको कहीं पर भी, मतलब कहाँ है वो क्वेश्चन? बना रहा हूँ मैं बोर्ड पर वो क्वेश्चन बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोग कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, इजी है, टफ नहीं है, बस आपको वो लॉजिक पता चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। दिस इज योर 3K, दिस इज योर 2K, दिस इज योर K। 3K, 3K, 2K, K। दिस डिस्टेंस is your Z by 3. This distance is your 2Z by 3. This distance is 2Z by 3. And this distance is your Z by 3. Z by 3, इधर देखिएगा, यह है Z by 3 डिस्टेंस, यह है 2Z by 3 डिस्टेंस, यह है 2Z by 3, यह है Z by 3। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर से है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर की डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, और इसको अपन क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन है डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। निकालिए जरा जल्दी से। हुआ क्या अपने यहाँ किसी का? क्या बात है, बहुत खूब। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप लोग निकाल पाएंगे। कितने लोगों का हो गया? हो गया?
करिए जरा सभी लोग जल्दी से। करूं मैं सॉल्व? हो गया? ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं इसको। सॉल्यूशन, यहां पर देखिएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा है, तो पहले मैं यदि इन दोनों सॉइल्स को सॉल्व करूं, इन दोनों को, मेरा फ्लो ऐसा है, तो मुझे कौन सा इक्वेशन लगाना होगा, पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला? पैरेलल वाला, क्योंकि फ्लो दो पार्ट में टूटेगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं पैरेलल फ्लो लगा रहा हूं इन दो सॉइल्स के लिए, पैरेलल फ्लो। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन बनेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको मैं K डैश लिख देता हूं, इक्विवेलेंट तो निकलेगा ही, ऑफकोर्स मैं उसको अभी फिलहाल के लिए K डैश लिख दे रहा हूं। सो K डैश क्या बनेगा फॉर्मूला, K1Z1 प्लस K2Z2 डिवाइड में Z1 प्लस Z2, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो मैंने K डैश निकाल लिया। K डैश कितना निकल रहा है, देखो इसको मैंने K1 माना, इसको K2 माना। सो 2K इंटू Z1 क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है Z1, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है ना? तो ये हो गया आ जाएगा Z/3 प्लस K इंटू 2Z/3। बाकी ये तो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, ये जो डिस्टेंस है ये है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है इस केस में। डिवाइड बाय Z/3 प्लस 2Z/3, इसको सॉल्व करेंगे, K डैश का वैल्यू कितना आएगा, दो, यहां से हो गया ये 2 और यहां से भी ये हो गया 2, 2 2 4/3, 4/3 आ रहा है, 4/3 के जेड तो कट गया होगा, है ना? तो ये आ गया मेरे पास K डैश। तो मैंने इतना प्रॉब्लम ये वाला सॉल्व कर लिया। अब सेकंड स्टेप में लगेगा नॉर्मल फ्लो, मतलब परपेंडिकुलर फ्लो। क्योंकि देखो अब मैंने क्या कर रखा है, सुनना, ये बचा है आपका 3K, सुनना, ये बचा है आपका 3K, ये रहा 3K, इसमें यह है Z/3 डिस्टेंस, यह है Z/3 डिस्टेंस, और ये मैंने क्या निकाल लिया था, K डैश, ये मैंने क्या निकाल लिया था इतने का, क्योंकि ये दो सॉइल को मैं रिप्लेस कर चुका हूं, एक सिंगल सॉइल से, K डैश से। तो ये बचा मेरा K डैश, जिसका लेंथ कितना है 2Z/3, सो 2Z/3। मेरा फ्लो इधर से आ रहा था, ये मेरा फ्लो था। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री यहां पर, जितना पानी इसमें से बहेगा उतना ही पानी इसमें से भी बह रहा है, डिस्चार्ज सेम, मतलब परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ठीक है, लगा दो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला। तो फाइनली हमारे पास K इक्विवेलेंट आने वाला है, फॉर्मूला लगेगा आपका Z1 प्लस Z2 डिवाइड में Z1/K1 प्लस Z2/K2। मैं इसको K1 मान रहा हूं, इसको K2 मान रहा हूं। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना गया 2Z/3 प्लस, फिर इसके अंदर घुसा होगा Z/3, Z1/K1, तो 2Z/3 2Z/3, यह है Z1, और K1 क्या है, K डैश, जिसकी वैल्यू मैं कितनी निकाल चुका हूं 4/3 के, तो यह है आपका 4/3 के। तो ये बन गया Z1/K1 प्लस Z2/K2, ये दूसरे में गया, ये Z2 है, मतलब तो Z/3 है। K2 यहां का 3K, ये रखा 3K, इसको सॉल्व किया, K इक्विवेलेंट कितना आ गया 18/21, 18/21
11K. So this is what we have the final answer for this particular question. Answer is option number B. कितने लोगों का आया था ये आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत खूब. समय हो चुका है, तो समय की अपनी सीमा है. तो आज की क्लास को फिर हम यही समाप्त करते हैं. आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बोले तो मंडे देखेंगे, है ना. तो मंडे मेरी क्लास रहेगी सेम टाइम पे शाम को 5 बजे. कल ऑफलाइन वालों का मैं